अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। सुबह का करते हैं एक नया आगाज़। और आज अगर बात की जाए शहर-ए-कायद के मौसम की, तो हम देख रहे हैं कि आज शहर-ए-कायद का मौसम जो है वो काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी दिनों बाद जो है वो थोड़ा सा खुशगवार हुआ है। अब देखना ये है कि दोपहर तक खुशगवार रहता है या फिर जो है वो कड़ी धूप का सामना कराची के शहरियों को करना पड़ता है। जब भी नए दिन का आगाज़ होता है, जब भी नई सुबह का आगाज़ करते हैं, तो हमेशा कहा जाता है कि एक पॉजिटिव सोच के साथ जो है वो दिन का आगाज़ करना चाहिए। जितनी भी मायूसियाँ होती हैं, कोई ऐसा काम जो आपका कल रह गया था और आप मायूस हो गए थे, तो आपके पास एक नया दिन है नई शुरुआत करने का। और बड़ा ज़रूरी होता है कि आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो फिर जो है वो आपकी जो जितनी भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी जो है वो सॉर्ट आउट रहते हैं। और बड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल जितनी बेसुकूनी है और जितनी ज़हनी अजियत और कर्ब का शिकार लोग हैं, इसमें आप अपने आप पर काम करेंगे, थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे तो दिन भी अच्छा होगा और काम भी जो है वो खुश असलूबी के साथ आप अंजाम दे सकते हैं। तो हमेशा जो है वो अपनी सुबह का आगाज़ एक पॉजिटिविटी के साथ करें कि आज का दिन जो है वो कल के दिन से बेहतर होगा। हमारे पास आज के दिन की टॉप 10 स्टोरीज़ हैं, उनकी तरफ ज़रा नज़र बढ़ाते हैं। पहली स्टोरी है मेरे पास कि सिंध हुकूमत की जानिब से ज़िला किमाड़ी की आवाम के लिए एक नया तोहफ़ा है। हॉक्स बे के मकाम पर 200 एकड़ ज़मीन पर यूनिवर्सिटी बनाने का जो है वो अमल शुरू हो गया है। ज़िला किमाड़ी में शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी जो है उलियारी, उसका एक और कैंपस जो है वो बनने जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से हम यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं कराची शहर में और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ का ना होना, और ये एक बड़ी वजह है कि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उस तरीके से पढ़े लिखे नज़र नहीं आते, या उस तरीके से जो है वो हमें स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से बाहर नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पास आउट तो हो जाते हैं लेकिन उनके पास यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के मौके ज़रा कम होते हैं। दूसरा जो बड़ा मसला है कराची शहर का वो है लोड शेडिंग का। लेकिन बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर MQM पाकिस्तान जो है वो एक्शन में आ गई है। MQM पाकिस्तान का जो है वो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है उन्होंने। आमिर सिद्दीकी साहब का कहना है कि मामला लोड शेडिंग का नहीं है, अब तो फीडर बंद करके क्लिप निकाले जा रहे हैं। तो इस पर जो है वो MQM पाकिस्तान जो है वो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ अदालत जाएगी और देखना ये है कि किस करवट जो है वो ये ऊँट बैठता है। साथ ही साथ हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई थी, लेकिन ताजिर बरादरी जो है वो हमें कुछ खास खुश नज़र नहीं आती। उनका कहना ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपये फ़ी लीटर कमी जो है वो की जाए। हुकूमत ने पेट्रोल 2 रुपये सस्ता करके हमारे साथ जो है वो मजाक किया है। सदर कागजी बाजार ट्रेडर्स, हुकूमत मईशत बचाने के लिए कारोबार बरादरी को मुशावरत में शामिल करे, इस पर भी हम बात करेंगे। और शहर-ए-कायद में फैली हुई मुख्तलिफ बीमारियाँ और बहुत सारी ऐसी वबाएँ हैं जिनका नाम आप जो है वो पहली दफ़ा सुनते हैं। उसमें हमने देखा कि शहर में चिकनगुनिया ने वबाई सूरत जो है वो इख्तियार कर लिया और हर दूसरा शख्स जो है वो इस वबा की लपेट में है। शहर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में रोज़ाना 200 से ज़ायद अफराद अलामत के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। और महकमा सेहत सिंध के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब रवां साल के दौरान 151 अफराद में चिकनगुनिया की जो है वो तस्दीक हुई है। आखिर ये क्यों होता है, किस तरीके से जो है वो इसकी रोकथाम मुमकिन है, इस पर भी बात करेंगे। एक और बड़ा मसला है कराची शहर का, और वो है बढ़ती हुई वारदातें, चोरी की हों या डकैती की हों। अस्पतालों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में जो है वो इजाफा हो गया है। दोनों पाँव की हड्डियां टूटने के साथ कतर अस्पताल आने वाला मरीज़ मोटरसाइकिल से भी महरूम हो गया। कज़न के साथ मोटरसाइकिल पार्किंग में लगाई और आधे घंटे बाद जब वो वापस आए तो उनकी मोटरसाइकिल वहाँ पर मौजूद नहीं थी। और ये हम देख रहे हैं कि ये इस तरह की वारदातों में जो है दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पहले ये जुर्म जो है वो स्ट्रीट्स पर हुआ करते थे और अब आप जो हैं वो अपने आप को अस्पतालों में, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वो सेफ़ फील नहीं करते, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपकी कौन सी चीज़, कौन सी कीमती चीज़ जो है वो आपसे छीन ली जाएगी। अगर बात करें महंगाई की, तो महंगाई से हमें आवाम परेशान नज़र आती है, लेकिन उनके लिए एक अच्छी खबर है। और अच्छी खबर ये है कि होलसेल में चीनी मज़ीद 6 रुपये किलो सस्ती होकर 122 रुपये पर आ गई है। सरकारी रेट लिस्ट में ताहाल चीनी 137 रुपये किलो बरकरार है। इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो अपनी जो भी अशिया खुरोनोश की चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन, तो उनको जो है वो भाव ताव कुछ ज़्यादा पता होते हैं। तो जब इस तरह कीमतों में कमी आती है तो उनका बजट भी जो है वो बैलेंस
रहता है और बजट आउट नहीं होता। साथ ही साथ हमने देखा कि जैसे हम बात कर रहे हैं अपनी तालीमी मयार की बात कर रहे हैं, नए यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, वहीं पर हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल होते हैं जहाँ पर हमें जो है वो जराइम की आमाजगाहें नज़र आती हैं। वहाँ पर हमें कभी जो है वो जानवर बंधे हुए नज़र आते हैं, कभी हम बात करें तो वहाँ पर हमें जो है वो मंशियात के आदी अफराद जो है वो बड़ी तादाद में नज़र आते हैं। वहाँ पर चोरी के जो है वो वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। तो लियारी के सरकारी स्कूल जराइम पेशा नासिर के रहमो करम पर आ गए हैं। कराची के इलाके लियारी के सरकारी स्कूल जराइम पेशा नासिर के रहमो करम पर आ गए हैं। स्कूलों के सामान की चोरी जो है वो मामूल बन गई है एंड दिस इज़ वेरी कॉमन कि आप किसी भी सरकारी स्कूल का दौरा कर लें, किसी भी सरकारी स्कूल पर जाकर बात कर लें, आप देखते हैं कि वहाँ के पंखे, वहाँ के दरवाजे, वहाँ की चेयर्स, वहाँ के टेबल्स, ये सब कुछ जो है वो आपको ख़ुद बता रहे होते हैं कि जो वहाँ का अमला होता है कि ये जो है वो चोरी कर लिया जाता है और उस पर इस तरीके की कोई भी जो है वो कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। गुज़िश्ता दिनों एक और ख़बर जो है वो हमने आपसे शेयर की थी, वो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से थी कि उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। थोड़ा सा जो है मज़ीद स्टेप्स लिए गए हैं ताकि चीज़ों को बेहतर किया जा सके। वहीं पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लाइसेंस मनसूख कराए जाएँ, DIG ट्रैफिक का ऐसा कहना है। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज़ ने अपने दफ्तर में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक वेस्ट के SSP और तमाम सेक्शन ऑफिसर्स के हमरा इजलास में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के हवाले से अहकामात जारी किए। उन्होंने कहा है कि जो भी शख्स जो है वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है उसके लाइसेंस को जो है वो मनसूख कर दिया जाए। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ शहर कायद की बात हो और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी एक अच्छी खबर है शहर कायद के वासियों के लिए कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर 2 रुपये जो है वो खर्च किए जाने का इम्कान है। मुख्तलिफ मकामात पर खर्च होने वाली रकम की तफसीलात जो है वो सिटी 21 ने हासिल कर ली हैं। मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले 33 कामों के टेंडर्स की स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई है और जल्द कामों का भी आगाज़ हो जाएगा। कहाँ पर क्या बनेगा, अंडरपास कहाँ बनेगा, ओवरहेड ब्रिज कहाँ बनेगा, कहाँ लगाए जाएंगे, किस तरीके से कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बेहतर किया जाएगा, इन तमाम तर टॉपिक्स पर जो है वो हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मेराज अख्तर साहब और साथ ही साथ मौजूद हैं नौमान गुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, ठीक बिल्कुल, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताइएगा, मैं ये बात कर रही थी कि आज मौसम थोड़ा सा जो है वो अच्छा बेहतर हुआ है, इम्कान है कि मौसम बेहतर रहेगा या दोपहर तक फिर कड़कती धूप होगी? देखिए, अभी महकमा मौसमियात की जानिब से जो बताया गया है उसमें तो खैर सारा दिन गर्मी और मौसम मरतूब रहने का बताया गया है, लेकिन आज सुबह जब घर से बाहर निकले तो वाकई मौसम कुछ बेहतर था। अच्छा, मूड पर बड़ा असर पड़ता है आपका, आप क्योंकि सुबह भी बहुत जल्दी में होते हैं ना कि बस जल्दी तैयार हो निकले, तो बाहर निकलने के बाद फिर धूप निकली भी हो और गर्मी हो तो उसमें एक आपके मिजाज पर उसका असर आता है। तो सुबह निकलने के बाद आज जो है तो ऐसा लगा कि चलो यार कुछ तो मौसम बेहतर हुआ, क्योंकि अब आने वाले दिनों में तो जाहिर सी बात है कुछ मौसम तब्दील होना ही है, क्योंकि हमने 10 महीने तकरीबन गर्मी के गुजार दिए। और जिस तरीके से कराची शहर के लोगों का मजाक उड़ाया जाता है ना, सर्दी को लेकर के 10 दिन की सर्दी आती है, हम कराची के शहरी जो है ना वो इस सर्दी का इंतज़ार 11 महीने करते हैं या 11.5 महीने कह लें, लेकिन हम इंतज़ार करते हैं क्योंकि हम भी जो है वो चाहते हैं सर्दी को एंजॉय किया जा सके। जैसे मैं ख़बरों की बात कर रही थी, हमारी जो टॉप 10 स्टोरीज़ थी, अगर हम देखें सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो ज़िला किमाड़ी में नई जो ब्रांच खोली जाएगी, बेनज़ीर यूनिवर्सिटी जो थी उसका कैंपस जो है वो नया बनेगा। इस अमल को कैसे देखते हैं राज भैया? देखिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए तालीमी निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमने ये भी देखा कि माजी में जो बजट्स वगैरह भी जो सालाना बनते हैं उसमें भी हमारे यहाँ तालीम के लिए बजट बहुत कम रखा जाता है और उसके लिए सेहत के लिए भी। हालांकि ये दोनों ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आवाम की शदीद ज़रूरत है। इस वक्त अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो आपने देखा होगा अब रुझान लोगों में बढ़ा है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि सीट्स ही नहीं है। ऐसा ही अब जो तालीम हासिल करने वाले जो ख़ास तौर पे मैट्रिक पास करते हैं उसके बाद जब उनको कॉलेज जाने का मरहला आता है तो बहुत सारे लोग तो ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि भाई मैं तो रहता जो हूँ PCHS में हूँ और मेरा कॉलेज आ गया है लियारी में या मेरा कॉलेज आ गया नाज़िमाबाद में। बहरहाल वो परसेंटेज के इशूज़ भी होते हैं। तो बात यह है कि हमें मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ की भी ज़रूरत है, मज़ीद कॉलेज़ की भी ज़रूरत है और जो हमारे सरकारी स्कूल हैं जिन
जिनकी हालत ज़ार तकरीबन बरसों से ही हम देख रहे हैं कि ख़राब है, तो उनमें बेहतरी लाने की भी ज़रूरत है। तो इस पर हुकूमत को बड़ी संजीदगी से काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है 200 एकड़ पे एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, लेकिन मसला यह है कि आप भी समझ सकती हैं और मैं भी समझ सकता हूँ कि ये अभी एक ऐलान है, इसकी ओपनिंग है, इसके बाद इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, तो ये तकरीबन कम से कम भी 5 साल मंसूबा तो है। 5 साल में जाके स्ट्रक्चर वगैरह तैयार होगा, तो फिर वहाँ हायरिंग्स होंगी, इसके बाद बच्चों को तालीम मिलेगी। लेकिन चले एक खुशाइंद बात यह है कि एक स्टेप तो लिया सिंध गवर्नमेंट ने, ऐसे है, क्योंकि ऐसे अगर स्टेप्स वो लेते रहें तो कम से कम कुछ हमारी जो नौजवान नस्ल है और मुस्तकबिल के जो मेहमान हैं उनका मुस्तकबिल शायद कुछ बेहतर हो सके, बेहतर हो सकता है। अच्छा, हमारे पास आज अगर हम बात करें तो हमारे पास सरकारी स्कूल्स की भी स्टोरीज़ हैं, साथ ही साथ सरकारी यूनिवर्सिटी बनने भी जा रही है। आप बताइएगा नुमान गुल, क्या कहते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर ये किमाड़ी कैंपस आवाम के लिए एक अजीम तोहफ़ा है। और जैसे बात कर रहे थे अभी महराज भाई भी के 5 साल का ये प्रोजेक्ट है। यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन की पैमाइश का काम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सर्वे डिपार्टमेंट ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। तो मुझे बताएं कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं कितना टाइम टेकिंग होते हैं और किस तरीके से देखते हैं नई यूनिवर्सिटी का कैंपस बनना? नहीं, जिस तरह महराज भाई ने बताया है 5 साल तो तकरीबन कहीं नहीं गए, और फिर अगर हम अपनी हुकूमत की बात कर लें तो ये मामला 8-9 साल तक भी जा सकता है। और जिस तरह हमने देखा कि मलीर एक्सप्रेस वे का कहा जा रहा था कि 14 अगस्त को इफ्तिताह हो जाएगा, गाड़ियाँ चलेंगी, शाह फैसल तक जाएगा, कॉज़वे से शाह फैसल तक का इफ्तिताह कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ वो। तो ये ऐलानात अभी हुए हैं। अब देखना ये है कि है तो खुशाइन, हमारे पास तालीमी निज़ाम हमारा बहुत ख़राब है। ऐसे है, सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि आज तकरीबन 70 to 80% बच्चे प्राइवेट स्कूल्स को तरजीह दे रहे हैं पेरेंट्स जो हैं। वो इसी वजह से कि ये जो है वो नशे की आमाजगाह बन रहे हैं, नशे के आदी अफराद अंदर बैठे होते हैं, भैंसें बनी हुई हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं असातिज़ा नहीं है, जहाँ बच्चे कम है वहाँ असातिज़ा की तादाद ज़्यादा है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सरकारी निज़ाम के तहत आ रही होती हैं। तो अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है और उसे अगर मॉडल यूनिवर्सिटी बनाया जाता है तो एक अच्छा इकदाम होगा, और कराची वाले और ज़िला खुसूसी तौर पर ज़िला किमाड़ी वालों के लिए बड़ी बेहतरीन ख़बर भी है, और वो इससे फ़ायदेमंद भी होगा, इससे फ़ायदेमंद और सूदमंद भी साबित होगा। लेकिन बड़ा ज़रूरी है, जैसे नुमान गुल भी बात कर रहे हैं, कि अगर हम अपने कराची शहर में या सूबा सिंध की बात करें तो यहाँ पर जो तालीम का निज़ाम है जिस कदर वो फरसूदा है और जिस कदर उसके अंदर बेज़ाब्तियाँ हैं, एक बहुत लंबा अरसा आपको दरकार है कि हमारा जो तालीम का निज़ाम है उसको बेहतर किया जा सके। और ये जैसे हम सेहत की बात करते हैं वैसे ही हम तालीम की भी बात करते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि यही बच्चे हैं जो हम बात कर रहे होते हैं बड़ी बड़ी तकारीर में कि ये मुस्तकबिल के मामार हैं, ये मुल्क संभालेंगे। और हमने देखा भी है कि कितनी बड़ी तादाद में जो हमारी नौजवान नस्ल है उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को खैराबाद कहकर बाहर बसेरे किए। इसकी वजह यही थी कि पाकिस्तान में उस कदर स्टेबिलिटी नहीं है और पाकिस्तान में उस कदर जॉब्स के या रोज़गार के मौके भी नहीं है। और एक बुनियादी वजह यही है कि जब आपका तालीमी निज़ाम इस कदर फरसूदा होगा तो फिर आप जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या बाकी आप कह लें कि प्राइवेट स्टैंडर्ड्स को उस तरीके से मैच नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गारी भी बढ़ती है। और भी बहुत सारी खबरें हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं शाइस्ता रज़ा। ब्रेक से हम लोग वापस आए हैं। बहुत सारी खबरें हैं जिस पर हमने बात करनी है, लेकिन इससे बड़ा मसला जो कराची शहर का है वो है लोड शेडिंग का, जिस पर जो है वो MK पाकिस्तान जो है वो एक्शन में आ गई है और उन्होंने कहा है कि वो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत से रुजू करेंगे और वो देखेंगे कि किस तरीके से कराची के आम जो शहरी हैं जो लोड शेडिंग की अजियत से दो चार हैं उनको निकाला जाएगा। नुमान, मुझे बताइएगा किस तरीके से जो है ये तमाम तर मामले होंगे, और अगर MK पाकिस्तान अदालत जाती है तो इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा? मेरे नज़दीक ये भी ऐलान ही है, क्योंकि अगर मसाइल का हल करना है, जमात इस्लामी पहले से है, MQM भी जा रही है वहाँ पर, पीपल्स पार्टी भी असम्बली में खड़ी होकर कह रही है कि भाई के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग ख़त्म करे, और के इलेक्ट्रिक के जो CEO हैं वो आगे कह रहे हैं लोड शेडिंग हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये तमाम जमातों को बैठना पड़ेगा ना, एक साथ बैठकर कोई हिकमत अमली बनाएं, कोई हल निकालें, कोई और कंपनीज़ को लाएं, शंघाई इलेक्ट्रिक को लाएं यहाँ पर, भाई करवाएं ना काम, कब करेंगे, सब एक्शन में आ जाते हैं। MQM की जानिब से ही इसे प्राइवेटाइज़ किया गया था 2005 में।
उन्हीं की जानिब से किया गया, उन्हीं का इक़दाम है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करें फिर कि भाई हमसे गलती हो गई थी कि हमने इसे KESC से के इलेक्ट्रिक बना दिया। अब उसके ख़िलाफ़ एक्शन में आ रहे हैं, अदालत जा रहे हैं, असम्बली में रुकन है आप, आमिर सिद्दीकी जो है असम्बली के रुकन है, करारदादे पेश करें, असम्बली कानून बनाएगी, आप फिर अदालतें जाएं, काम करें ना, तमाम जमातों को मिलाएं साथ, सबके साथ चले। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग भी खड़ी है, भाई लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, सब कह रहे हैं लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लाइन्स एरिया में 20 घंटों की लोड शेडिंग है, अल्लाह वाला टाउन में 12 घंटे की लोड शेडिंग है, शाह फैसल में 8 घंटे की लोड शेडिंग है, मुख्तलिफ न्यू कराची सुरजा में 16 घंटे की लोड शेडिंग है। लोग मर रहे हैं गर्मी में, टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने तक का इम्कान है आज, और इसके अलावा इसके साथ ही फील लाइक जो है वो 38 तक फील होने वाला है। महकमा मौसमियात ये कह रहा है। अभी तो सूरत हाल मौसम की अच्छी है क्योंकि वो जुज़वी अबर आलूद है, बादल है, तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सूरत हाल अभी जानी है, फिर लोड शेडिंग होगी 3 घंटे की, लोग मर रहे होंगे। ताजिर बरादरी मुतासिर है इससे, ताजिर बरादरी कह रही है हम काम नहीं कर पा रहे हैं भाई, लोड शेडिंग इतनी है, घंटों हो रही है, मार्केटें बंद है। तो मेरे ख्याल में इन तमाम जमातों को बैठना पड़ेगा, एक छत तले जमा होना पड़ेगा, फिर कुछ हो सकता है, वरना लोड शेडिंग चलती रहेगी, क्योंकि CEO ने तो साफ कह दिया भाई लोड शेडिंग नहीं रोक सकते हम। अच्छा, जैसे मिराज भाई रोमान भी बात कर रहे हैं, जितना मतलब जितना मेरी नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से अगर हम देखें, कराची के मुख्तलिफ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग उस तरीके से नहीं होती, लेकिन वहीं पर हमारे पास वो इलाके जहाँ पर 20-20, 24-24 घंटे की लोड शेडिंग होती है। अगर आपके इलेक्ट्रिक जाएँ या अगर आप उनसे पूछें या आप उनसे बस ये कह दें कि यार इस इलाके में लोड शेडिंग क्यों हो रही है या हमारी लाइट बंद है पिछले 6 घंटे से, तो वो आपके इलाके का पूरा डेटा निकाल के दिखाते हैं कि ये देखें भाई आपका जो ये इलाका है इसने इतने पैसे हमारे देने हैं, इतने पैसे हमारे नहीं दिए, ये देखें इतने कुंडे लगे हुए हैं, इतनी बिजली चोरी हो रही है। तो आपको लगता है कि ये उसी की कड़ी है? क्योंकि हमेशा के इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा जाता है कि अगर ये बिजली की चोरी की रोकथाम मुमकिन हो तो फिर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि लोड शेडिंग का कराची से ख़ात्मा होगा, अदरवाइज़ बिजली चोरी होती रहेगी और ये उन इलाकों में लोड शेडिंग करते रहेंगे, या इसका कोई और मकसद भी है? देखिए, एक चीज़ तो वाज़ेह है और क्लियर है कि हमारे यहाँ बिजली का बहरान नहीं है, ठीक है ना। कराची में बिजली इतनी मौजूद है और इतनी बनाई जा रही है कि वो कराची शहर को पूरा कर सकते हैं के इलेक्ट्रिक वाले, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये जो आ रही है, आपने अभी ख़ुद भी कहा कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनका हम जिक्र भी नहीं करते, वहाँ पर है ही नहीं, इशू नहीं है ना लोड शेडिंग का। अच्छा, उसके लिए जब हम जवाब मांगते हैं और मालूमात लेते हैं कि इलेक्ट्रिक से, तो उनका ये कहना होता है कि जी बिजली की चोरी का इशू है। ज़ाहिर सी बात है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसको आपने एक चीज़ ठेके पे दी हुई है, ठीक है ना, हुकूमत की जानिब से। अब उसके पीछे क्या अवामिल हैं और उसको लाने वाला कौन था, ये सब अलग बातें हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है ना कि शहर के बहुत सारे जिन इलाकों में लोड शेडिंग चल रही है वहाँ पर बिजली की चोरी का तनासुब क्या है, ठीक है। अच्छा, जब सियासी जमातें खड़ी होती हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही सियासी जमातें जब के इलेक्ट्रिक वाले ऑपरेशन के लिए आते हैं ना, बिजली के कुंडे काटने के लिए, तो उन्हीं के जो कारकुनान होते हैं वो उसके आड़े आते हैं और फिर उसके बाद पब्लिक उनके साथ मिल जाती है, और जब पब्लिक मिल जाती है तो जाहिर बात एक मॉब होता है और मॉब फिर किसी के काबू में नहीं होता, तो वहाँ हंगामाराई भी होती है, वहाँ जो है मारामारी भी होती है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन देखें, बात यह है कि हमने यहाँ तक भी देखा है कि अगर किसी इलाके में बिजली की चोरी हो रही है तो उसके बिजली का बिल उसके बराबर वाले इलाके को बढ़कर आता है और उनको पे करना पड़ता है वो, तो ये तो ज्यादती वाली बात है, ऐसा ही है, ठीक है ना। अब रेट्स ऊपर हुए में, डॉलर का रेट ऊपर है या फर्नेस ऑयल उनको महंगा आ रहा है, गैस महंगी आ रही है, उनके इश्यूज भी अपनी जगह पर हैं, लेकिन साथ में अगर चोरी नहीं रुकेगी शहर में बिजली की, जब तक ये मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी बात नुमान ने भी कही कि देखिए इस सारे मामलात में देखिए सफ़र तो आवाम ही कर रही है ना, मैं और आप कर रहे हैं, आम शहरी जो अब सुबह उठने के बाद अगर आपके घर पर लाइट ना हो तो मतलब आप तो पहले झंझला जाएंगे ना, नफसियाती हो जाएंगे कि भाई रोज़ का मामला हो गया है, बिजली नहीं है, कपड़े इस्त्री नहीं हुए या कोई और प्रॉब्लम है, 10 मसले हैं, बच्चों ने स्कूल जाना है, पानी नहीं है, आपने ऑफिस जाना है, नाश्ता करना है, आपने बहुत सारे मसाइल होते हैं, पानी की मोटर नहीं चला सकते आप तो पानी भी गायब हो जाएगा, तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। इसके लिए हमें खुद जो है ना बहैसियत अवाम थोड़ा सा साथ देना होगा, क्योंकि अगर हम इसी तरह कुछ लोग जो है वो चोरी करते रहे
तो उसका खमियाजा जो उनके बराबर वाले, साथ वाले, मोहल्ले वाले, इलाके वाले वो भुगतते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से, कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं और हमने आप लोगों ने भी अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखा होगा, अक्सर देखा होगा कि जो हमारी कि इलेक्ट्रिक जब भी जाती है कहीं पर कुंडा उतारने के लिए, जो कुंडे लगे हुए हैं जहाँ पर बिजली की चोरी हो रही है उसके खात्मे के लिए, तो हमेशा जो है वो तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है उनको, और बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। बिजली के भारी भरकम बिल जो आते हैं इस वजह से लोग परेशान भी हैं, लेकिन हर चीज़ का जो है वो कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। और सोल्यूशन यही है कि जब तमाम तर सियासी जमातें अपने ज़ाती मफादात को छोड़कर मुल्की मफादात के बारे में सोचेंगे तो ही जो है वो ख़ुद भी सुकून में रहेंगे और कराची के शहरी भी जो है वो उनकी भी अज़ियत जो है वो ख़त्म हो सकेगी। मज़ीद भी बात करेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत पर भी बात करनी है हमने, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात कर रहे हैं हम मुख्तलिफ स्टोरीज़ पर, लेकिन बड़ा ज़रूरी है क्योंकि दिन का आगाज़ हो गया है। घर में क्या पकाना है, कैसे पकाना है, कौन सी सब्ज़ी आएगी, कौन सी सब्ज़ी जो है वो ड्रॉप करनी है महंगाई की वजह से, बड़ा ज़रूरी होता है कि इसको जान लिया जाए। तो फिर हमने सोचा है कि आपके लिए क्यों ना ज़रा सब्ज़ियों के रेट्स भी मालूम कर लिए जाए। हमारे साथ मौजूद हैं हम्माद जी। हम्माद, आगा कीजिएगा। देखिए बिल्कुल शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में आज भी कोई रद्दोबदल देखने में नहीं आई। तमाम सब्जियों की जो कीमतें हैं वो मुस्तहकम है। अगर बात की जाए आलू की तो आलू 90 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जबकि प्याज जो है 160 रुपये और टमाटर भी 160 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। इसी तरीके से लीमू जो है वो 800 रुपये फ़ी किलो पर बरजमान है, जबकि अदरक और लहसुन 640 रुपये फ़ी किलो पर यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि पुदीने और हरी धनिया की गड्डी जो है वो 30 रुपये की यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। अगर बात की जाए जो है मिर्चों की तो मिर्ची 150 रुपये और शिमला मिर्च 160 रुपये फ़ी किलो पर जो है वो मुस्तहकम है। जबकि दीगर सब्जियों के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो तुरई 150 रुपये, खीरा 120 रुपये और टिंडे जो है 140 रुपये फ़ी किलो पर जो है वो मुस्तहकम है। शहरियों का ये कहना है कि सब्जियों की जो कीमतें हैं वो मज़ीद कम होनी चाहिए ताकि इस महंगाई के दौर में गरीब आवाम जो है वो पुरसुकून होकर सब्ज़ी खा सके। जी, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से हमने देखा कि चंद रोज़ पहले जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया, जिसमें फ़ी लीटर 2 रुपये एंड सम पैसाज जो है वो कमी की गई। लेकिन हमने देखा कि ताजिर बरादरी जो है उस तरीके से हमें खुश नज़र नहीं आई। उनका कहना ये है कि ये कौम के साथ मजाक किया गया है कि फ़ी लीटर जो है सिर्फ 2 रुपये पेट्रोल सस्ता किया गया है। हुकूमत मईशत बचाने के लिए कारोबार बरादरी को मुशावरत में शामिल करे, और ये ताजिर बरादरी काफ़ी टाइम से ये बात कर रही है। ताजिर बरादरी के पास मईशत को इस्तेहकाम देने की तजावीज़ भी मौजूद हैं और ताजिर दोस्त जैसी स्कीमों से कारोबार को नुकसान पहुंचता है। महंगाई की वजह से क्राइम भी बढ़ रहा है और महंगाई कम नहीं हुई, ट्रांसपोर्ट के किराए आज भी ज़्यादा हैं। वही बात जो हम कल भी कर रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो जाती है लेकिन किरायों में उस तरीके से कमी नहीं होती। ताजिर बरादरी एक महंगाई की वजह से और दूसरी जो है वो इस तरह की जो है वो चीज़ें उनकी वजह से भी मुतासिर हो रही है। क्या कहेंगे मिराज भाई? देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत का मामला ये है कि ये जब भी इनके रेट्स बढ़ते हैं तो हमने अमूमन यही देखा कि हर चीज़ के ऊपर इसका असर आता है। वो हमारी बुनियादी ख़रीदारी की अशिया हों, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, किसी भी मामले में हम चले जाएं उस पर फ़र्क पड़ जाता है तो महंगाई हो जाती है। लेकिन हमें ये देखा कि पिछले कुछ वक्त से जो है पेट्रोल बढ़ता रहा, डीज़ल की कीमतें भी बढ़ती रहीं, तो ज़ाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट के किराए में भी इजाफा होता रहा। साथ साथ उससे रिलेटेड आप छोटी सी मिसाल ले लें, ये जो दूध वगैरह है और गोश्त वगैरह है, हर चीज़ पर हमें रेट बढ़े और उसकी वजूहात हमें यही बताई जाती रहीं कि भाई देखें पेट्रोल महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन में हमें महंगा पड़ता है तो इसलिए। अच्छा, अब ये कम हुआ, अभी देखिए कि अभी 2 रुपये कम हुआ है, ठीक है ना। तो अगर इससे 15 दिन पीछे हम चले जाएं तो तकरीबन 20 रुपये के करीब जो है कमी हुई थी। अब आलमी मंडी में अगर जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है, ज़ाहिर सी बात है उसी का असर हमारे पास आता है। तो इस दफ़ा 2 रुपये हुई, तो इस तरह मजबूरी तौर पर कोई तकरीबन 22 रुपये के करीब जो है एक माह के दौरान में कमी हुई है। लेकिन इसमें फिर हमने ये भी देखा ताजिर बरादरी परेशान है, बिल्कुल परेशान है, क्योंकि उनको मसाइल का सामना है, क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन के मामला हैं, दीगर मामला में उनका फ्यूल जो है वो खर्च होता है और फ्यूल के मद में एक बहुत बड़ी रकम जो है उनको खर्च करनी पड़ती है। लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि ये जो कमी हुई है तो इसके साथ साथ जो चीज़ें महंगी की गई थी इसका बहाना बनाकर, इसको जवाज़ बनाकर उनको ज़रा रेटों में लाया जाए ताकि पब्लिक को कोई फ़ायदा हो सके। देखिए, ताजिर बरादरी अपनी जगह है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें जो कारोबार करने वाले लोग हैं, दीगर अजनास का कारोबार करते हैं, फल फ्रूट का कारोबार करते हैं, दूध का कारोबार करते हैं,
वो भी अपनी जगह पर है, उनका तो बिजनेस है, कारोबार है, क्योंकि जिनको ऐसे पीछे से कुछ महंगा आता है वो आगे रेट करके बढ़ा देते हैं। Exactly. सफ़र जो करना है वो आवाम ने ही करना है इस पूरी सूरत हाल में। उर्दू वाला भी और इंग्लिश वाला भी, बिल्कुल, सफ़र हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया है। ऐसे ही है। लेकिन ये मेराज भी जैसे आप बात भी कर रहे हैं ना, और ताजरों से जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता तब नहीं चलती जब ऐलानात हो रहे हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हो या आप एहतजाज देख रहे हो। ये बात आपको तब पता चलती है जब आप ग्राउंड पर मौजूद हों, जब आप उन लोगों के बीच में मौजूद हों। और ताजिर बरादरी काफ़ी अरसे से ही परेशान है, और वो ये बात करती हुई भी मेराज भाई नज़र आती है कि ताजिर जो है, वैसे भी हम कहते यही हैं कि किसी भी शहर की जो है वो रीढ़ की हड्डी, मईशत में रीढ़ की हड्डी के मानंद होता है। लेकिन उस तरीके से, जिस तरीके से ताजिरों को परेशान किया जा रहा है, उस तरीके से जो है ना ताजिर बिल्कुल ही मायूस हो चुके हैं। उनका यही है कि हमने मल्टीपल टाइम ये तजावीज़ दी हैं, हमारे पास ये तजावीज़ हैं कि किस तरीके से मईशत को बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन हमारे साथ जो है वो हुकूमती अरकान बैठने को तैयार नहीं है। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में देखना ये है कि कितनी और मज़ीद कमी होगी, कहाँ पर स्टेबल होगा, ताजिर बरादरी किस तरीके से खुश होगी, क्योंकि एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग है तो दूसरी तरफ महंगाई है, तो ताजिर जो है वो दोनों तरफ से पिस रहा है। नौमान, मुझे बताइएगा, आपने ताजिर बरादरी पर तो बात कर ली, पेट्रोलियम मसनूआत पर भी बात कर ली, चिकनगुनिया के बारे में बताइएगा। बढ़ती हुई वबा कराची शहर को लपेट में लिया। बल्दिया उज़्मा की जानिब से हमने देखा कि स्प्रेज़ इलाकाई सतह पर जो है स्प्रेज़ का भी कहा गया कि आप जो है वो हर इलाके में स्प्रे कराएं। बहुत बड़ी तादाद में केसेस भी सरकारी अस्पताल में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये चिकनगुनिया कहाँ से आया है, कितना फैल रहा है, क्यों फैल रहा है ये? अच्छा, बुनियादी तौर पर ये मच्छर के काटने की वजह से होता है, और पहले भी हुआ, लेकिन इस बार ये अपना वबाई शक्ल इख्तियार कर गया है कि इतनी बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं 200 के करीब केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और फिर इसकी वजह से मज़ीद बीमारियां भी फैल रही हैं। अच्छा, इससे जो शरह अमवात के वो इतनी मुतासिर नहीं है, बहुत कम है, बहुत माइनर है, 0.1 जाकर कहीं पर है, लेकिन इसकी वजह से जो दर्द है बॉडी में वो 2-3 महीने तक रहता है। जोड़ों का दर्द है, पाँव का दर्द, यहाँ घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये बहुत टाइम तक रहता है, 1.5-2 महीने तक रहता है, और उसकी वजह से मुतासिर भी हो जाते हैं, पाँव चल नहीं पा रहे होते लोग। तो ये एक तरह से वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है, और इस हवाले से स्टेट को सोचना चाहिए भाई, स्प्रे मुहिम ज़रूरी है अब जगह जगह पर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरीके से नौमान आप बात करें ना, कुछ आदाद व शुमार की अगर हम बात करें तो कराची के बड़े जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें सिविल अस्पताल में रोज़ाना 50 से ज़ायद जो है मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जना अस्पताल में 70 से ज़ायद हैं, अब्बासी शहीद में 40 से ज़्यादा, और न्यू कराची में 10, लियाकताबाद में 15 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और अगर आप इन सबको मिला लेते हैं तो तकरीबन जो है 151 अफराद जो हैं वो चिकनगुनिया की तस्दीक जिनमें हो चुकी है, और अब तक जो है ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, बेसिकली चिकनगुनिया का एक मसला है। चिकनगुनिया जो है वो, जैसे आप बात कर रहे थे ना, मच्छर के काटने से होता है, लेकिन जब हम भी इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर रहे थे तो हमें भी ये पता चला कि ये बेसिकली ये जो महीने होते हैं ना मेराज भाई, इन महीनों में जो है ये बढ़ते हैं, इनकी तादाद में, मच्छरों की तादाद में इजाफा होता है। तो जब ये बढ़ते हैं, और ऑब्वियसली बात है जिस तरीके से कराची शहर में कचरे की सूरत हाल है, तो उस वहाँ पर जब इनकी तादाद में इजाफा होता है, और उसके बाद कराची शहर में गंदगी है, उनको जब आप मिक्स एंड मैच करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो चिकनगुनिया होता है। अब अगर चिकनगुनिया के सिम्टम्स की बात कर लें, आपके करीब किसी को हुआ है चिकनगुनिया? हाँ जी बिल्कुल, मेरे एक दोस्त हैं, उनको मतलब उनकी फैमिली में उनकी वालदा को पहले हुआ ना, तो उन्होंने बताया कि जी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब है, और जब वो 2-3 दिन बाद जब उनका बुखार वगैरह ख़त्म हो गया तो उसके बाद उनका ये कहना था कि वो उनके जो जॉइंट्स हैं ना उनमें इतना पेन है कि चलना फिरना तो दूर की बात, अगर कोई हल्का सा कोई चीज़ लग भी जाए ना तो बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। अच्छा, फिर उसके बाद ही मुझे पता चलता रहा उसकी, हमारे दोस्त की पूरी फैमिली एक एक करके सब इसका शिकार हुए, और ज़ाहिर सी बात फिर अल्लाह का शुक्र है सहतियाब हो गए। तो ये इस तरह फैल रहा है कि अगर फैमिली में या घर में किसी एक शख्स को हो रहा है तो उसके बाद फिर पूरी फैमिली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी लपेट में आ रही है। अब बात यह है कि मच्छरों की जो अफजाइश है हमारे शहर में, तो उसकी ज़िम्मेदार तो सिंध हुकूमत और बल्दिया उज़्मा कह लें या बल्दिया आलिया कह लें, ठीक है ना, यही हैं। पिछले अदवार में तो हम देखते रहे कि भाई स्प्रे मुहिम होती रहती थी, भाई इतना बजट भी नहीं है इनके पास कि कम से कम स्प्रे मुहिम करवा दें, मच्छरों से तो जान छुड़ाएं हमारी।
अच्छा मिराज भाई, जब मैंने आपको बताया ना अभी जिस तरीके से हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे या हम लोग अपना प्रोग्राम भी कर रहे थे, उसमें भी ये था कि उन्होंने बड़ी क्लियर बात की कि जो टाउन चेयरमैन हैं उनके पास KMC की जानिब से स्प्रे का कोई बजट नहीं आया। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से हम बात करें ना कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जो वबा की शक्ल जिसने इख्तियार कर लिया है, फैलता है। अच्छा, ये वायरस नहीं है, आप जिस तरीके से कहते हैं ना वायरल हो जाता है, जैसे फ्लू है वो है, इसका वो वाला चक्कर नहीं है कि अगर मुझे हुआ है तो मुझसे आपको हो जाएगा। मतलब उनका ये प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप अगर फॉर सपोज मैं घर पे हूँ और घर पे कोई ऐसा मच्छर आ गया जिससे मुझे काट लिया, जिसकी वजह से मुझे चिकनगुनिया हो गए, तो ज़रूरी यही है कि ज़रूरी नहीं है वो मच्छर क्या पता जाता जाता किसी और को भी फैमिली में काट जाए। जैसे भी जो है ना ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जो है सफाई नहीं होगी तो इस तरह के वबाएँ जो है कराची शहर को जो है अपने घेरे में लेती रहेंगी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात कर रहे हैं मुख्तलिफ इशूज़ पर जिन्होंने जो है वो कराची शहर को जो है वो घेरे में लिया हुआ है। कहीं कुछ खुशखबरियाँ हैं, कहीं पर आवाम मायूसी का इजहार भी कर रही है। वहीं पर हमने देखा कि जिस तरीके से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आपका जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया। साथ ही साथ जो है आपने अगर लर्नर लाइसेंस बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी आपका ऑनलाइन कर दिया गया है। और जब मैं बात कर रही थी, मेरी जब बात हुई थी DIG से, तो उनका कहना यही था कि उनका जो थर्ड प्लान है, थर्ड स्टेप है, वो यही है कि जो रीन्यूअल का सिस्टम है, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है 5 साल बाद, तो वो जो रीन्यूअल सिस्टम है उसको भी जो है वो हम ऑनलाइन करने की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। और हम देखते हैं ड्राइविंग लाइसेंस अगर मुझे लगता है कराची के शहरियों के पास होगा तो लोगों में जो है वो इतना सेंस होगा कि ड्राइविंग सेंस जो एक होता है, सड़कों का सेंस जो होता है, आपको पता हो कि कौन सी लेन आपकी है, कौन सी लेन आपकी नहीं है, जिसकी वजह से बेहंगम ट्रैफिक कराची शहर में होता है। अब देखा यह है कि DIG ट्रैफिक की जानिब से जो है वो कहा गया है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लाइसेंस को जो है वो मनसूख किया जाए, ताकि जो है वो कराची शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को जो है वो संभाला जा सके। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक DIG ट्रैफिक ने कहा है कि वो गाड़ियाँ जो बार बार ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करती हैं और हादसात में मुलव्वस होती हैं, ऐसी गाड़ियों के ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएँ और इनके ड्राइविंग लाइसेंस कब्जे में लेकर मुतल्लिका ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में भेजकर मनसूख कराए जाएँ और ऐसे ड्राइवर्स को दोबारा गाड़ी चलाने की इजाज़त ना दी जाए। उन्होंने कहा कि वो कमर्शियल गाड़ियाँ जो सड़कों पर आए रोज़ ख़राब होती हैं और ट्रैफिक की रवानी को मुतासर करती हैं, इन्हें चलान दें और गाड़ी कब्जे में लें। गाड़ी कब्जे में लेकर इंपोर्टेड यार्ड में बंद और गाड़ी की फ़िटनेस लेटर पर भी जो है वो मनसूख कराएं और जब तक गाड़ी की फ़िटनेस दुरुस्त नहीं हो जाती है सड़क पर चलने की हरगिज़ इजाज़त ना दी जाए। अच्छा मिराज भाई, मैं आपसे इस पर बात भी करूँगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली, इसको भी क्लैरिफाई कीजिएगा कि ये इसमें कितनी हकीकत है कि जो हमारे बाकी सूबे कह लें हैं, उनमें जो है वो जो हमारी कमर्शियल गाड़ियाँ चलती हैं, जो बसेस हमारी चलती हैं, उनकी एक आप कह लें लाइफ होती है। अब जैसे 10 साल हो गया या 15 साल की लाइफ है, उसके बाद वो गाड़ियाँ उनके लिए जो हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं, वो इल्लीगल होता है अगर आप उन गाड़ियों को सड़कों पर चलाते हैं। तो वो गाड़ियाँ फिर जो है वो कराची शहर में आ जाती हैं, क्योंकि कराची शहर में आपको 1953 के ज़माने की भी बस मिल जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरे पाकिस्तान के हर सूबे से एक्सपायर होकर बस आती है, वो आपके पास आ जाती है। उसका फ़िटनेस लेवल क्या होगा, हम देखते हैं आए रोज़ जो है वो सड़कों पर गाड़ियाँ ख़राब खड़ी रहती हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही होती है और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वाले जो हैं ट्रैफिक कवानीन की, वो भी बहुत जो है वो बड़े पैमाने पर लोग हमारे पास मौजूद हैं, जिनको पता ही नहीं है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर चलना है, कौन सा इशारा क्या कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, फ़िटनेस की ज़्यादा बात कर रही हैं। इस वक्त शहर कराची में आपने देखा होगा बहुत पुरानी बसें भी हम देख रहे होते हैं यहाँ चल रही होती हैं और कमर्शियल गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही होती हैं, लेकिन फ़िटनेस उनके पास फ़िटनेस सर्टिफिकेट ज़रूर होता है। ठीक है ना? तो ये सीधी सी बात है कि जब हम और आप एक आम लोग हैं, हम देख कर अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी फ़िटनेस का हाल, ठीक है ना, और फिर उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ हो, तो ये बिल्कुल क्लियरली है कि ये करप्शन की नज़र हुआ है मामला। हमारे यहाँ कराची में फ़िटनेस सेंटर बना हुआ है व्हीकल्स का, जो कि सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर के अंदर बना हुआ है, बड़ा सिंध गवर्नमेंट के अंडर में है वो, और काफ़ी अफसरान MBI ऑफिसर्स वहाँ पर बैठते हैं जिनका काम इंस्पेक्शन करना होता है। तो मैं आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बताऊँ कि मैं वहाँ पर रिपोर्ट के लिए गया तो मुझे वहाँ कोई मिला ही नहीं, कमरे भी खुले हुए थे, मैं कमरों में एंटर हुआ, घूमता रहा, देखता रहा, रिकॉर्ड रूम में चला गया, कोई था ही नहीं। फिर अचानक वो एक साहब जो है वो रिकॉर्ड रूम के अंदर से निकल के आने, बोला जी कोई काम है आपको? तो मैंने बोला भाई आप यहाँ पर क्या है? कह रहे मैं तो प्राइवेट आदमी हूँ। तो मुझ पर ये इंकशाफ हुआ कि भाई ये जो फिटनेस सेंटर है ये तो पूरा ठेके पे चल रहा है।
मतलब गाड़ी आएगी तो चेक होगी ना, ऐसे ही। अफसर होंगे तो वो चेक करेंगे। गाड़ियाँ रोड पे चलती रहती हैं, ऐसा है। फिटनेस सेंटर में फिटनेस सर्टिफिकेट बन जाता है, उसके रेट तय हैं 10,000, जितनी बड़ी गाड़ी है 15,000, 12,000, 5,000। पुराने रक्शे आप देख रही हैं कि रक्शों पर पाबंदी है, वो जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, चिंची रिक्शा जी हाँ, हमारे 2 स्ट्रोक पर पाबंदी कब से है, ऑटो रिक्शा, ठीक है, उस पर भी पाबंदी है, वो भी आपको चलते हुए नजर आते ऐसा ही हैं। है। लेकिन बात ये कि पूछने वाला कोई हो तो बात बने ना। हम लोग असल में अफरा तफरी में जी रहे हैं, आप भी और मैं भी। अगर सड़क पर ऐसे कोई बस देख भी लेते हैं तो वो चंद समझ लो मिनट के लिए हमारे जहन में रहती है, उसके बाद हम एक नए मसले में उलझ जाते हैं। ऐसा ही है। तो इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है कोई नोटिस ही नहीं कर पाता और सब कुछ हो रहा होता है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुकूमत हुई, जिम्मेदार पुलिस हुई। अच्छा, पुलिस जो है वो चालान पे चालान करती रहती है। अब ये बहुत अच्छी बात की डीआई साहब ने, ये जो अपना अहमद नवाज चीमा साहब हैं, परसों मेरी भी मुलाकात हुई थी इनसे, हमने भी इनसे बातचीत की थी। तो उनका यही कहना था कि भाई जो गाड़ियाँ बार बार किसी हादसे में मतलब हैं, मुलविस हैं, तो उनके जो ड्राइवर्स हैं उनका हम लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे। अच्छा, एक उन्होंने फिर एक चीज़ का इंकशाफ कर दिया। हम तो अभी तक 22 लाख और 32 लाख मोटरसाइकिलों को रो रहे थे कि भाई कराची के शहर में है, तो इस वक्त करंट पोजीशन ये है कि कराची शहर में 42 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिलें इस वक्त ऑन रोड हैं, चल रही हैं, ठीक है। ऐसा ही है। अच्छा, लाइसेंस बनाने का जो रेशियो है यहाँ पर, जो बनवाना ही नहीं चाहते लोग, नहीं चाहते, बिल्कुल ठीक सही कह रहे है। हैं। तो ये भी पता चला कि 15% लोग हैं जिन्होंने लाइसेंस अप्लाई करके बनवा लिया। लेकिन मेरा जो यहाँ पर ये सवाल नहीं उठता कि जैसे उन्होंने बात की कि जो गाड़ियाँ किसी हादसात में मुलविस हैं बार बार या जो ख़राब हो जाती हैं, उनके लाइसेंस को मनसूख किया जाए। अब सवाल ये कि उनके पास लाइसेंस है, उनके पास तो नहीं होता लाइसेंस। भाई मुझे आप बताएं, मनसूख क्या करें क्या? देखिए आपके हाथ से ज़्यादातर कौन करता है? वाटर टैंकर्स, डंपर्स, जो ट्रॉलर्स होते हैं बड़े, वो ज़्यादा हादसात करते हैं, ठीक है। और ये जो ख़ासतौर पे मिक्सचर मशीनें आजकल आप देख रहे होंगे कि वो बहुत बड़ा वो भी होता है, H2 के नाम से, H1 के नाम से उस पर लिखा हुआ होता है और उस पर पीछे नंबर प्लेट नहीं होती, ठीक है ना। मैंने आज तक नहीं देखा कि इनका कोई रोक के चालान वालान कर रहा हो ना। इनको फौरी तौर पे रास्ता दिया जाता है कि ये निकल जाएं। अच्छा, इसका बहाना क्या बनाते हैं? जब पुलिस से हमने भी पूछा ना कि भाई आप तो इनको रोकते ही नहीं, बोलते भाई देखिए अगर हम इनको रोकेंगे तो वो ट्रैफिक पीछे जाम हो जाएगा, आप ही लोग परेशान होंगे, इसलिए हम इनको जाने देते हैं। लेकिन फिर भी उनका ये कहना था कि हम चालान करते हैं, लेकिन चालान का रेशियो वो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि चालान करना मसले का हल नहीं है, ठीक है ना। या तो चालान की रकम इतनी बढ़ा दी जाए कि जो शख्स वायलेशन कर रहा है उसके दिल में खौफ तो हो। हाँ, हम भी अक्सर हमारे दिल में खौफ नहीं है। हम कहते हैं 2,000 का चालान होगा, चलो ठीक है यार 2,000 रुपये दे देंगे। ऐसे ही जब हम भी बस ड्राइवर्स या ट्रक ड्राइवर्स या नॉर्मली भी बात कर रहे होते हैं मोटरसाइकिल सवार से कि आप ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो क्या होता है, तो कहते हैं चालान होता है। तो फिर मैं पूछती कि आप क्या करते हो? कहते हैं कुछ नहीं, हम भर देते हैं। मतलब ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी ज़ात पर, जो चंद पैसे थे हमने दे दिए। तो ये हाल है हमारा। आपको पता है लोगों ने बजट में रखना शुरू कर दिया है ये जो कमर्शियल काम करते हैं ना, ये सुजुकी और शहजोर वगैरह चलाते हैं, तो उनको ये पता होता है कि जी ये तो मेरा, वो उसको भाड़ा कहते हैं आई थिंक, ठीक है ना, कि ये तो मेरा हो गया भाड़ा। अच्छा, ये हो गए चालान के पैसे, ये हो गया टोटल आपका, ये हो गया चाय पानी के पैसे। अगर चालान इस्तेमाल नहीं हुआ तो चाय पानी के पैसे इस्तेमाल, उसका बजट अलग रखने लगे। मोटरवे पर सफ़र करते हुए मेरे अपने दोस्तों पे कल ही इत्तेफाक से बात हो रही थी, वो बाय रोड गए होंगे नॉर्दर्न एरियाज की तरफ। अब ओवर स्पीडिंग का मामला है। अच्छा, हमारे यहाँ तो कोई पकड़ है ही नहीं ना, लेकिन जब आप सिंध से बाहर निकल जाते हैं ना, तो वो जो खास तौर पे सखर मुल्तान मोटरवे बना हुआ है, वहाँ पर कैमरे चेक कर रहे होते हैं कि ओवर स्पीड कहाँ हुआ। ऐसे अब वो कह रहे हैं भाई हम तो स्पीड कम नहीं करेंगे, हमने तो बस जहन में रखा हुआ है कि 2,500-3,000 रुपये का चालान हमें भरना है, और बस हमने स्पीड ओवर स्पीडिंग की, 2,500 रुपये चालान दिया। यहाँ यही हाल है, लोग जो हैं वो चालान पे करना चाहते हैं लेकिन ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं नौमान। आप भी ज़रा अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें कि आपके दोस्त, आपका वैसे बताएं मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है? मेरा बना हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस। हमने देखा है कि जो नौजवान नस्ल है ना, उसके अंदर ये रुझान पाया ही नहीं जाता कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। वो कहते हैं सही है जब तक चला रहे हैं। अच्छा, मैं कल ही इत्तेफाक से गई थी, तो उन्होंने मुझे, मैंने एक लड़का होगा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई वो होगा 27-30 साल का लड़का था, वो लाइसेंस बनवाने आया हुआ था, लर्नर। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा आप बताएं, आप अभी आपको याद आया आपने लाइसेंस बनाना है?
तो उन्होंने कहा तो अभी जो है वो मुझे जॉब मिली है, मुझे कंपनी ने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आओ, तो मैं अब आ गया हूँ। तो मैंने कहा इससे पहले तुम नहीं चलाते थे? कह रहे नहीं, इससे पहले तो मोटरसाइकिल चलाता हूँ। मोटरसाइकिल पर कौन सा लाइसेंस? मतलब वो लोगों के जहनों में बैठा हुआ है कि मोटरसाइकिल अगर आप चला रहे हैं तो लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अच्छा, इस पर मेराज भाई की बात को अगर मैं आगे लेके चलूँ तो इसमें हमारी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की भी गलती है कि वो जिनका लाइसेंस नहीं है उनकी बाइक को छोड़ देते हो कुछ ले दे के, जो चालान, जिसे एक तरह से चालान भी कहा जाता है, वो चालान दे के, वो अनऑफिशियल चालान दे के वो छूट जाते हैं। उसको अमूमन तो टीका कहा जाता है। हाँ, तो फिर पुलिस लैंग्वेज क्यों कोई बनाएगा, कहेगा कि भाई उसको पुलिस की लैंग्वेज में टीका कहा जाता है। लाइसेंस ब्रांच जाएं, फिर वहाँ पर लाइन लगाएं, फिर घंटों बाद हमारा नंबर आए, फिर इतनी ख्वारी से बचना है भाई, 200 रुपये दे दिया, आगे चले जाएं। अच्छा, दूसरी बात जो मेराज भाई ने मसाले वाले जो टैंकर H2O की बात की, इसकी वजह से सिर्फ ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा है, सड़कें भी ख़राब हो रही हैं। ऐसे बलोच का जो पुल है, ये अब आप इस पर से जाएंगे ना तो आप स्लो कर लेंगे गाड़ी। क्यों? क्योंकि वो ऊपर नीचे हुआ है। हम उसे खस्ता हाल कह रहे हैं रोड को, खस्ता हाल नहीं है वो उन गाड़ियों से मसाला गिरने की वजह से उसके ऐसे वो बन गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। हमेशा 5 बजे आप देख लें, शाम के वक्त ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है वहाँ पर, क्योंकि हैवी ट्रैफिक वहाँ से गुजर रहा है, मसाले वाली गाड़ियाँ गुजर रही हैं। मसाले, ये सीमेंट के मसाले की बात कर रहा हूँ मैं, वो मसाले घर के मसाले हम भी नहीं समझ रहे हैं, सड़कों की बात हो रही है, तो वही वाला यही बात जो नुमान आप बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। और जो कराची शहर में बड़े आप कह लें, जैसे लियारी एक्सप्रेस वे हो गया, मलीर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, वहाँ पर भी हमने सुना कि यहाँ पर जो है वो जो आपकी हैवी ट्रैफिक है उस पर जो है वो पाबंदी है, वो यहाँ पर ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि ये जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो तबाह करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लाइसेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अपनी गली में बाइक चला रहे हैं, चाहे आप सड़क पर गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। और ये जो अम्मियाँ जो हैं वो कह रही होती है ना कि बेटा बाइक पर हमें खाला के घर छोड़ा हो या गाड़ी में हमें बाजार तक छोड़ा हो बिना लाइसेंस के, ये भी गलत है, क्योंकि यहीं से बच्चों को शय मिलती है और दिल बड़ा होता है, और फिर वो अकेले गाड़ियाँ लेकर जो है वो शहर की सड़कों पर निकल रहे होते हैं, हादसा का जो है वो शिकार हो रहे होते हैं। हमारे साथ नुमान गोल और मेराज अख्तर साहब मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम लोग न्यूज़ पर बात कर रहे थे, ब्रेक के बाद हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे मर्ज़ के बारे में जो कि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि सबसे ज़्यादा अमेरिका में पाया जाता है। ये है IBS, इसको कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये बड़ी आंत की जो है वो बीमारी है। किस तरीके से ये होती है, क्योंकि आजकल हम लोग अगर डेली रूटीन की बात करें अपनी, हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हमें जो भी मिलता है खड़े खड़े हम खाते हैं, और उसके बाद हम उसको प्रॉपर्ली जो है वो चबाते नहीं हैं, और जब हम चबाते नहीं हैं तो फिर जो है वो वाला काम जो हमारे दांतों को करना है बेसिकली, वो काम जो है फिर वो हमारी बड़ी आंत कर रही होती है, जिसमें बहुत सारे जो है वो मसाइल जो है वो आजकल के लोगों को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को हो रहे हैं, जिसमें बड़ी आंत की बीमारियां हैं, जिसमें सूजिश होती है, जिसमें जो है वो आपकी जो बड़ी आंत है, आपकी आंत जो है वो ड्राई हो जाती है, जिस पर बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो उसका सामना आपको करना पड़ रहा होता है, और आप बड़े अनकम्फर्टेबल भी होते हो। कभी हम देख रहे होते हैं कि लोग जो है वो कई दिन तक जो है वो सिर्फ खाते रहते हैं, लेकिन उनका यही मसला होता है कि भाई हम जो है वो बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं। कुछ लोगों का मसला होता है कि उनको जो है वो मोशंस हो जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो आपके पेट में जो है वो गैस हो जाती है। ये तमाम तर मसाइल आखिर होते क्यों हैं? क्योंकि आजकल ये हर दूसरे शख्स को मसला है। आखिर ये मसला है क्यों, इसका हल क्या है, किस तरीके से मुमकिन है? और कहा भी जाता है कि जो हमारी बॉडी में जो तेज़ाबियत बढ़ती है, जो कि हम आजकल जो है वो ज़्यादातर जंक फूड को प्रेफर करते हैं खाना, इसकी वजह से भी जो है ये मसले बढ़ रहे होते हैं। तो ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ये बेसिकली है क्या, इस पर जो है वो हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, जिनमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शौकत, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक मसूद, जो कि माहिर अमराज़े कल्ब और दिमाग हैं, इनसे भी बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मुझे बताइएगा ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, मैंने तो बता दिया इसके बारे में, ज़रा आप आसान भाषा में हमें बताएं ये बेसिकली है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें भी मदऊ किया। देखें, इस बीमारी का नाम ही इरिटेबल से शुरू होता है। अब इसमें इरिटेबल मरीज़ भी है, डॉक्टर भी है, घर वाले भी हैं, और अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो ऑब्वियसली
आप इरिटेबल हो जाएंगी। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बाउल GIT का सिस्टम है, और सिंड्रोम इज़ द कॉन्स्टिलेशन ऑफ सिम्टम्स, जो बहुत सारी अलामतों का एक मजमूआ हो जाए ना, उसको सिंड्रोम कहते हैं, और एक बीमारी तो उसको डिजीज़ कहते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है कुछ ज़माना पहले तो सिर्फ बेचारी आंतों पे ही कसूर था कि वही इसका सबब है, कभी लूज़ मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन। लेकिन जदीद तहकीक ने बताया कि हमारा दिमाग जो है सिर्फ हमारी न्यूरॉन्स दिमाग के अंदर नहीं है, बल्कि ये जो है दिमाग और स्पाइन से ज़्यादा न्यूरॉन्स हमारी गट में मौजूद हैं। ठीक है जी। अब दिमाग और आंतों का सही तनासुब ये एक नॉर्मल सेहत की अलामत है। मुझे याद है बचपन में हम जब बसों में कभी सफ़र करते थे तो वो जो बेचने वाले आते थे ना, फक्कियाँ वक्कियाँ, वो कहते थे एक कब्ज़ की बीमारी हज़ारों बीमारियों की अलामत। उस वक्त हंसते थे। ऐसा ही है। लेकिन तहकीक से पता चला कि GI अगर अपसेट है तो देखें ये तो मतलब सब कुछ अपसेट है। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है एक बुनियादी तौर पे है तो आंतों की बीमारी, लेकिन इसको कंट्रोल दिमाग। जो लोग अपने जज्बात में, अपने एहसासात में, दूसरों के साथ ताल्लुकात में, ज़िंदगी के मामलात में तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं, वो इससे मुबर्रा हैं। हाँ, जो ये है कि आज ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, यूँ भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, तो वो जो है इसके ज़्यादा हामिल होते हैं इस बीमारी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो रही है या गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो रहे हैं या लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो इसका जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कनेक्टेड है दिमाग के साथ, आपके स्ट्रेस के साथ। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को समझने के लिए बुनियादी तौर पे इसकी अलामतें जो है सिंपल है, ABCD। ए से एब्डोमिनल पेन है, डिस्कम्फर्ट होता है, जो है वॉशरूम जाने के बाद ठीक हो जाता है। B से ब्लॉटिंग हो सकती है, C से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और D से डायरिया होता है। ये सिम्टम्स जो हैं, कभी डायरिया होगा, कभी सिम्टम्स होंगे, उसकी वजाहत तो डॉक्टर साहब करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे ये वो अलामात हैं जो नॉर्मल बंदे में नॉर्मल भी हो सकती हैं, और अगर उम्र ज़्यादा है और साथ वज़न कम हो रहा है और बाकी और अलामात हैं तो ये ख़तरनाक भी हो सकती हैं। अब किसी को बिल्कुल कह देना कि भाई तुम्हें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये भी ख़तरनाक है। और किसी को इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लोग। अच्छा, जो भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट आएगा, एक बड़ी फ़ाइल उसके पास होगी, बहुत सारे मुआलिजीन से वो अपना इलाज करा के आया होगा, और बहुत सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं हमारे यहाँ, जैसे एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, यूनानी है और रूहानी है, ये सारे इलाज वो करा के आ चुका होता है। ऐसा है। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर्स जो है सिर्फ इस बात को देखते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी अलामत तो नहीं है जो इनके लिए जो है बायस से नुकसान फ्यूचर में साबित हो सकती है, उसके लिए कुछ टेस्ट करा लिए जाते हैं तो एक्सक्लूड हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं और जिस तरीके से डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, अब किसी को ये मसला है, कोई परेशानी है, अब इसमें लोग जो हैं वो तमाम तर डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ ये सब ब्रांचेस भी हैं, यूनानी भी है और उसके बाद एलोपैथी भी है। आप मुझे बताएं, डॉक्टर्स का चुनाव जो है ना लोग सबसे आखिर में करते हैं, वो कहते हैं ना लास्ट स्टेज वो डॉक्टर होता है। तो मुझे बताएं कि लोग क्या उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं डॉक्टर्स पे, या क्या वजह है कि लोग समझते हैं कि ये कोई फक्की खा लेंगे हम तो ये ठीक हो जाए? क्योंकि ये वाले जो मसाइल हैं, जैसे हम कॉन्स्टिपेशन की बात कर लें या लूज़ मोशन की बात कर लें, तो लोग डॉक्टर्स की दवाई से ज़्यादा नहीं ये फक्कियों पर इन्हिसार कर रहे होते हैं। इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। पहली चीज़ ये है कि इरिटेबल बाउल को समझने के लिए कि जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि बड़ी आंत की सोजिश की बीमारी है, तो बेसिकली हमारे दो आंत, बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है। जो भी हम खाना खाते हैं सबसे पहले वो मैदे में जाता है, उसके बाद वहाँ पे वो हज़म होता है। खुद का असाबी निज़ाम है हमारा जो उस पर कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से खाना फिर मैदे से छोटी आंत में, उसके बाद फिर बड़ी आंत में आता है। जब बड़ी आंत का सिकुड़ना या उसका फैलना, ये डिपेंड करता है कि हमारा असाबी सिस्टम कितना काम कर रहा है। ठीक है,
और जब बड़ी आंत बार बार या ज़ोर से सिकुड़ती है तो उसकी वजह से ये जल्दी सिकुड़ने की वजह से ये होता है कि पानी जज़ब नहीं हो पाता और वो इसहाल की सूरत में डायरिया की फॉर्म में निकल जाता है। और जब बड़ी आंत प्रॉपरली स्लोली या आहिस्ता से सिकुड़ती है तो इसकी वजह से ये होता है कि पानी ज़्यादा जज़ब हो जाता है और लोगों को कब्ज़ हो जाती है। एक्चुअली बीमारी की नोयत समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि ये फकीरों से कितना फ़ायदा होता है या नहीं होता, ठीक है। तो लोगों को इसका ब्रेन से रिलेटेड जैसे सर ने मेंशन किया कि ऑलरेडी कि इसका दिमाग से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, क्योंकि जिन लोगों में हम लोगों ने रिसर्च भी इस चीज़ पे काम करती हैं कि जिन लोगों को इरिटेबल बाउल होते हैं उनका या तो जहनी परेशानी के मरीज़ होते हैं या दबाव के शिकार होते हैं, और वो हमेशा अपनी बीमारी को लोगों से डिस्कस करते रहते हैं कि हमारा जैसे खाना खाते हैं हमारा पेट फूल जाता है और 3-4 दिन तक हमें कब्ज़ रहती है, या जो भी खाते हैं फ़ौरन हमें वॉशरूम जाना पड़ता है। वो सोशली डिप्राइव्ड हो जाती हैं कि मीन्स दे कैन नॉट फेस कि अपनी गैदरिंग को फेस नहीं कर पाते। जैसे बैठेंगे कुछ खाया तो उनको वॉशरूम जाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई। तो इन चीज़ों डॉक्टर साहब सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कुछ लोग जो खाना खाते हैं और खाना खाने के थोड़े ही टाइम बाद जो है वो बाथरूम की तरफ भागते हैं, उनका कहना, उनसे जब आप बात करते हैं उनका कहना ही होता है कि भाई हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम जो खाते हैं हमें इतनी जल्दी हजम हो जाता है कि भाई मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ी जल्दी काम करता है। मैंने सुना है ये लोगों को कहते हुए। बेसिकली वो अंडरस्टैंड नहीं करते। इसका मतलब ये होता है कि आंतें उनकी बहुत स्पीड से सिकुड़ रही हैं और फैल रही हैं, मीन्स उनकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। डेट्स वाई जैसे वो खाना खाते हैं एंड उसके बाद फ़ौरन उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। बीमारी को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से ये बहुत सारे डॉक्टर्स के पास विज़िट करते हैं बिकॉज उनको नॉलेज नहीं होती कि क्विक्स जो होते हैं नियर बाय डॉक्टर्स उनको दिखाते रहते हैं और मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। एट द एंड उनको पता चलता है कि इनकी कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा उन दवाइयों से भी। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे अब हम ये बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ से भी है, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे जो रिसर्चेस हुई हैं और बहुत सारी जो चीज़ें सामने आई उनमें ये भी कहा जाता है कि जो हमारा खाने पीने का रुझान है, जो हमारा बदला है, जो हमने पूरा एक ट्रेंड चेंज किया है, जो बेवक्त का खाना हम खा लेते हैं, रात को हमें क्रेविंग हो रही है, हमने 1-2 बजे कोई बहुत ही मसालेदार चीज़ खा ली या कोई बहुत ही चीज़ी चीज़ खा ली, नाश्ता हमने जो है वो या तो हमने किया नहीं, अगर हमने कर लिया तो बहुत देर से हम करते हैं। ये मुझे बताइएगा कि ये कितना इम्पैक्ट करता है आपकी इस तरह के मसाइल को? जी, इसका लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। लाइफ स्टाइल जो हमारा आजकल का लाइफ स्टाइल है, लेट नाइट खाना खा के लेट जाना, डीप फ्राइड जंक फूड यानी कि स्पाइसी फूड का इस्तेमाल, मिर्चें मसाले तली हुई चीज़ों का ज़्यादा खाना, तो ये चीज़ें इनका मतलब ये होता है कि पेट में गैस का बनना, बहुत ज़्यादा गैस बनती है बिकॉज प्रॉपर टाइम नहीं मिलता खाने को हज़म करने में। नॉर्मली जो लाइफ स्टाइल है, जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस भी हैं कि जब भी खाना खाएं उसके बाद आप फ़ौरन लेटें नहीं, उसके बाद या तो आपको चहलकदमी करनी चाहिए या वॉक करनी चाहिए, ठीक है। और खाने और सोने के बीच में 3 से 4 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। तो नॉर्मली कोई भी इस रूटीन को इन पाकिस्तान मोस्टली फॉलो नहीं कर दे। हमारे ओपीडीज़ में बहुत सारे पेशेंट आते हैं इसी तरह के खाना खाया और लेट गए, सुबह में उठते हैं तो उनको ब्लोटिंग, उल्टी की कैफियत, मतलब नाश्ते के दिल नहीं करता, ये सारी कैफियत होती है। लेकिन डॉक्टर साहब ये जैसे आप बात करें ना, ब्लोटिंग का मामला जो है ना वो आजकल मुझे लगता है हर दूसरे शख्स के साथ है। अब वो ब्लोटिंग को लोग इतना सीरियसली, मैंने कभी नहीं किसी को देखा कि उन्होंने इसको इतना सीरियसली लिया हो कि ये ब्लोटिंग भी जो है ना एक मसला है। वो कहते हैं अच्छा सुबह हम उठते हैं हमें ब्लोटिंग हो रही होती है, फिर जो है वो आधे पौन घंटे बाद 2 घंटे बाद जो है ठीक हो जाती है। तो ये मुझे बताइएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या ये वाकई एक मसला है, और भी बहुत सारे मसले हैं जिन पर हमने बात करनी है, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं उन तमाम तर मसाइल की जो हमें डेली रूटीन में फ़ेस करने पड़ते हैं और जिसका शिकार आजकल पूरी जो है वो आप कह लें कि हर 10 में से 8 लोग इसका शिकार हैं, लेकिन हम उसको उस तरीके से सीरियसली नहीं लेते हैं। बात हो रही थी ब्लोटिंग की कि किस तरीके से जो है वो ब्लोटिंग अक्सर लोगों को जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जब वो सुबह उठते हैं उनको ब्लोटिंग हो रही होती है, लेकिन वो इसको इतना सीरियसली लेते नहीं है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है ब्लोटिंग हुई है, खुद ही ठीक हो जाएगी। तो इसके बारे में बताइएगा क्या ये मसला है और ये क्यों होता है? बिल्कुल मसला है। ये इसका मतलब होता है कि गैस बनना आंतों में, और ये तभी बनती है जो हम ग़िज़ा यूज़ करते हैं जो गैस प्रोडक्शन ज़्यादा करती हैं। ऐसी ग़िज़ाएँ उनको अवॉइड करना चाहिए। और जस्ट लाइक मटर्स हैं, दालें हैं,
और गोभी का इस्तेमाल है, और पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं लोग, तो उनको ब्लोटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और फाइबर्स जो खुराक में होते हैं, जो लोग फाइबर्स नहीं लेते, इसबगोल का इस्तेमाल नहीं करते, इस तरह की चीज़ें, तो या सब्ज़ी और फल का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, तो उनको ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब आप ये बात कर रहे हैं ना, अब जैसे लोगों को एक आम परसेप्शन यही है ना कि आप लोग जो हैं वो सब्जियां ज़्यादा खाएं, दालों का इस्तेमाल, क्योंकि दालें बहुत अच्छी होती हैं आपकी सेहत के लिए, वो भी खाएं। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे डॉक्टर से कहते हैं कि दालों का भी टाइम है, ये वाली दाल खानी है, ये वाली दाल नहीं खानी। जैसे अब आपने बात की मटर हो गए या गोभी हो गई, अब लोग तो इसको सब्जी में काउंट करते हैं, लोग खा के कहते हैं हमने हेल्दी खा लिया। अब वो हेल्दी के बाद भी इस तरह के नुकसान हो रहे थे, जैसे ब्लोटिंग पर हम बात कर रहे थे। अब साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि कुछ जैसे बहुत सारे ट्रेंड सेटर्स होते हैं सोशल मीडिया पर, आप देख लें मुख्तलिफ रील्स बनती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बताई जा रही होती हैं, उनमें कहा जाता है कि सुबह उठकर आप नीम गर्म पानी पी लें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। या लोग जो है वो दूध के अंदर, नीम गर्म दूध के अंदर देसी घी डाल लें तो कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा होता है। ये मुझे बताएं, इनका क्या ताल्लुक है आपस में? बुनियादी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ नौइयत के इंसानों की तबीयत रखी है। अब हर फार्मूला हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं है। ट्रू। कुछ लोग जो है दुबले पतले, वो खाए बकरी की तरह, सूखे लकड़ी की तरह, वैसे मुझे भी दोस्त ही कहते। लेकिन कुछ होते हैं बेचारे ज़रा सा खाए और वो फूल गए। खासकर ख़वातीन का हार्मोनल मसला होता है, वो बेचारी कहती हैं हम तो कुछ भी नहीं खाती, और ज़्यादातर वो ब्लेम कर रहे होते मेरा CS हुआ था उसके बाद, हालांकि उसमें CS का कोई कसूर नहीं था। असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान के मुख्तलिफ नौइयत के अजसाम बनाए हैं, अहसनुल तक़वीम तो बनाया अल्लाह ने, फिर हम खुद बिगाड़ते हैं उसको। अब हर बंदे का मजाज मुख्तलिफ है। बाज़ ऐसे होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, बाज़ बेचारे को डायरिया का इशू होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है उनके लिए डाइटरी एडवाइसेस मुख्तलिफ होती है। अब हर कोई यूट्यूब पे देख रहा है भाई ये वाली खुराकें यूँ ही सारे, और इतनी रेसिपीज़ आ रही हैं, अब तो इतने वो कहवे आ रहे हैं, और इतनी मतलब वो सैलड्स और वो उसकी हर चीज़ की, बल्कि अब तो कुछ तो मॉर्निंग शोज़ हमारे यहाँ सब्जियों पे इतने होते हैं कि वो बेचारे देखते हैं कि हर कोई इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि एक गाइडलाइन जो है किसी कंसल्टेंट से होनी चाहिए, और उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट जो है इसमें इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं। अच्छा, कुछ हिदायतें ऐसी होती हैं जिससे ब्लोटिंग होती है, मसलन ये है कि आप गोभी खाएँ, जिसको उर्फ़ आम में बादी हिदायत कहते हैं। उसका कॉन्सेप्ट बड़ा ज़्यादा अच्छा है कि जो गैस प्रोड्यूसिंग है उसमें होती हैं। कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जो काफ़ी उससे फ्लैटुलेंस होती है। कुछ ऐसी टाइमिंग्स ऐसी होती हैं, मसलन ये है कि आपने जो है इशा का खाना खाया और एकदम सो गए, जो आजकल पॉसिबिलिटीज़ में से नहीं है अब तो नहीं है। या फिर लेट नाइट खाया और उसी वक्त सो गए। हाँ, ये होता है कि लेट नाइट वही मंगाया फूड ऑनलाइन जो है, उसी वक्त खाया, अब नींद बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। बेड पे लेटे ही आपने खाया क्योंकि आपको ऑर्डर डिलीवर हो गया, आपने वहीं खाया, वहीं फ़ोन रखा, सो गए। तो वो है, ये हैबिट्स हैं जो ओवरऑल हमें जो है हेल्दी हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा, जब जाके इनके मसाइल। दवाएं हर चीज़ का हल नहीं होती, कुछ जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है ना, ये ज़रूरी है। हर एक की अलग है, मतलब मैन हैस ऐसे मतलब इज्तिमाई गाइडलाइन होती हैं, लेकिन हर एक का मजाज अलग होता है, उसके हिसाब से उसको समझना पड़ता है। पहले हम भी ये मजाक उड़ाते थे कि भाई हकीम कहते हैं ठंडी और गर्म ना, लेकिन उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली मुझे आप अभी आपने बात की ना कि इसको आम उर्फ़ आम में ठंडी और गर्म, वो उसका भी कॉन्सेप्ट है। मेरे अक्सर ये बात कर रहे होते हैं ना कि ये कोई उनको बोलो कि मसला हो गया है, वो कहते हैं कि ये ना तुम्हें मैदे में सर्दी गर्मी हो गई है या कोई सर्दी खुश्की टाइप कुछ हो गया है, या ये बादी है, ये नहीं खाओ। तो हम कहते थे अच्छा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन अब समझ में आता है जब मसाइल होते हैं ना आपके साथ, तो फिर आपको समझ आ रहा होता है कि अच्छा ये सही कह रहे थे घर वाले। अब जैसे मैं आपसे ब्रेक पे भी बात कर रही थी कि जिस तरीके से आप जाते हैं, कुछ लोगों के को ये मसाइल होते हैं कि जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रैवलिंग में ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन देनी चाहिए। एक तो कहा जाता है कि आप जैसे फॉर सपोज मैं हूँ, अगर मैं किसी भी पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाती हूँ, फॉर सपोज़ मैं फैसलाबाद चली गई या मैं भावलपुर चली गई, अब मैं जाऊँगी, मेरी कोशिश होगी कि मैं एक्सप्लोर करूँ। अब चूँकि हमें भी तो जाए ना, एक्सप्लोरर भी बनना है हमें, तो हमें एक्सप्लोर करना है, तो नहीं मुड़ेंगे ना। हाँ, तो अब आप वहाँ पर चीज़ें खाते हो, अच्छा यार ये स्पेशलिटी है, तो वहाँ पर लोग अक्सर आपको कह रहे होते हैं ये नहीं खाएं आपका पेट ख़राब हो जाएगा, ये नहीं खाएं आपका पेट ख़राब हो जाएगा, और अक्सर होता भी है। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पेट ख़राब हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे कहीं भी ट्रैवल करें, वो कुछ भी खा लें, वो बाथरूम नहीं जाते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो जाना नहीं चाहते हैं, बल्कि या तो कह लें उनका डाइजेशन उस तरीके से नहीं हो पाता है, या उनके कोई मसले मसाइल होते हैं कि वो नहीं वॉशरूम जा पाते हैं।
उसके बारे में मुझे बताइएगा कि ये क्या मसला है। अच्छा, ये जो ट्रैवलिंग होती है ना बेटा, इसमें ये है कि सबसे पहले तो ये है कि अपनी डाइट ना अपने साथ लेके चलें। जैसे फ़र्ज़ करें आपकी बाई एयर है तो छोटा सा है ट्रैवलिंग है, अगर आपने ट्रेन से जाना है तो प्रेफरेबली जो है, लेकिन वो वाली डाइट नहीं जो जिसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अपने घर से जैसे पुराना सिस्टम होता था वो बना के, फिर अगर ट्रैवलिंग में ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ें जो कवर्ड, जैसे बनाना है, अब आपने पील किया और बनाया, अल्लाह ने हलवा आपको दे दिया, खा लिया, दैट्स गुड। बेकरी आइटम्स हैं, बने बनाए हैं, उस आप पे के कुछ नहीं। अब वहाँ के जो रास्ते के जो फूड्स हैं उसमें ये तो ट्रैवलर्स डायरिया का ख़तरा होता है, और जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उसकी वजह होती है कि बैठे हुए हैं एक जगह पे, हिल जुल नहीं रहे हैं, तो बैठने से भी, एक्टिविटी करने से बाउल मूवमेंट्स होती हैं। दूसरा ये है कि हम फ़र्ज़ करें, हम एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस में पेशावर गए थे, तो उन्होंने इतना हमें माशाल्लाह दुम्बे का गोश्त खिलाया कि वाकई बात, मेहमान नवाजी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो अगर आप प्रोटीन डाइट खाएंगी ना तो उससे आपको जो है हाई प्रोटीन डाइट से कॉन्स्टिपेशन होती है। और जैसे चने वने खाएंगे या इस टाइप खाए तो उससे डायरिया का होता है, तो एक बैलेंस रखना है। दूसरा ये है कि वो वाली चीज़ें खाएं जो जिसमें से पानी का, ख़ास तौर पे पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा पिएँ। और दूसरा है कि जब कोई ब्रेक आता है तो थोड़ा वॉक करें। हाँ, वहाँ जाके तो बंदा नॉर्दर्न एरिया में तो करता ही, फिर नॉर्दर्न एरियाज़ में या मरी में चले जाएं तो वहाँ पानी साफ़ आपको जो है नहीं, मरी में कभी भी आपको पानी साफ़ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अच्छा, लोगों की तो हाँ, परसेप्शन है ना कि आबशार का पानी है साफ़, वो ठीक है, वो अगर एक बिल्कुल फ्लो ऑफ वाटर है तो वो तो मसनून, लेकिन जो पानी आप पी रहे हैं बॉटल्स में वो साफ़ नहीं है। जो आप जैसे होटल्स पे जाते हैं ना, किसी छोटे होटल पे जाएंगे ना, उन्होंने बोतलें भरी हुई होंगी, बड़े लगेगा ऐसे कि ये बोतलें जो हैं वो माजरत के साथ 5 उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन वही होता है पानी भरा हुआ, वही होता है अपने वाले फिल्टर का, और लगता है ऐसे है कि जो बड़े ब्रांडेड आप पी रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। तो पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो ज़्यादा पिए जिनको, और दूसरा साफ़ सुथरा पिए। जो डाइट खाएं वो है कि अच्छी साफ़ सुथरी हो, उसका ख़ास करके ट्रैवलिंग में ख़ास तौर पे। और तीसरी बात ये है कि आप जो है उसको इंजॉय करें बेसिकली। अगर एक ही तरफ आपकी कंसंट्रेशन हो गई कि भाई मेरा तो ये इशू है, जीआईटी का इशू है, तो उसको थोड़ा नेगलेक्ट करें, तो वो भी इग्नोर करें उसको। जिस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इग्नोर करते हैं, बहुत सारे लोगों को आप इग्नोर करते हैं, बहुत सारे मैसेजेस को आप बिल्कुल अनसीन छोड़ देते हैं, इसी तरीके से आप कॉन्स्टिपेशन और ये वाले मसाइल को भी इग्नोर करें। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ये भी बात करें हेल्दी खाएं। आप मुझे बताएं, कि इंसान बेचारा ट्रैवल पर जा रहा है, वो तो आजकल तो ट्रेंड यही है ना, ख़वातीन का मसला है, स्पेशल जोड़े लिए हुए होते हैं उन्होंने, उनको स्लिम एंड स्मार्ट अच्छी पिक्चर्स आएँ, तो उनको ये ब्लोटिंग वगैरह तो चाहिए ही नहीं होती है। फिर वो ट्रैवलिंग से पहले कोई 15-20 दिन, महीना डाइट करती हैं कि थोड़ा सा हम अपना वेट जो है उसको लूज़ करें, फिर हम जाएंगे। अब बंदा जो है वो पहले डाइट करके ट्रैवल पर जा रहा है और वहाँ जाकर भी वो एंजॉय ना कर पाए क्योंकि उसको इस तरह के मसले हो जाएंगे, तो फिर वो बेचारा क्या करे? जैसे देखिए, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि जिस ट्रैवलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग, हम एक्चुअली IBS जो होता है 3 तरह की होती हैं। कुछ लोगों को डायरिया होता है, कुछ लोगों को कब्ज़ होता है, कुछ लोगों को डायरिया और कब्ज़ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को डायरिया होता है उन लोगों को वो फूड अवॉइड करना चाहिए जिससे गट की मूवमेंट बढ़ जाती है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, और ऐसी चीज़ें जो गैस बनाती हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। जैसे ऑलरेडी मेंशन किया गया कि दालें हो गई, मटर हो गई, गोभी हो गए, और लेसदार चीज़ें जिनसे डायरिया ज़्यादा हो, तो इस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और भिंडी वगैरह से हो जाता है? भिंडी से भी गैस होती है, बिल्कुल होती है, भिंडी, मटर, इन चीज़ों। चने की दाल के बारे में यूजुअली लोग कहते हैं कि चने की दाल रात में नहीं खानी चाहिए, उससे हो जाती है मटर से, और चने की दाल है, माश की दाल है, इन चीज़ों से भी गैस बनती है बहुत ज़्यादा। और कब्ज़ किन चीज़ों से होता है? एक तो हमारी, अगर हम नॉर्मल ओपीडीज में देखते हैं, लोगों से पूछते हैं कि पानी कितना पीते हैं, कि नॉर्मल पीते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि नॉर्मल क्या है, कि 2 से 3 गिलास, जबकि ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल होता है 3 से 4 लीटर इस गर्मी के मौसम में। अगर सर्दी का है तो 10 से 12 गिलास पानी का पीना चाहिए। जो पानी बहुत कम पीते हैं उनकी आंतों की हरकत बहुत स्लो होती है, तो पानी वो सारा जज़ब हो जाता है, उनके बाद उनको कब्ज़ होता है। जो लोग ट्रैवल करते हैं और उसमें भी यही होता है कि वो प्लेंटी ऑफ वाटर नहीं ले पाते, और इस वजह से इनको कब्ज़ हो जाती है। और फाइबर्स तो बहुत कम लेते हैं लोग, जैसे लाइक इस्पागोल का इस्तेमाल। अगर जिन लोगों को ऑलरेडी इरिटेबल बाउल कब्ज़ टाइप का है तो उन लोगों को ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिनसे कब्ज़ टूटे, जस्ट लाइक फाइबर्स और
आंतों की हरकत बढ़ाने वाली दवाएं हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शौकत और तारिक मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के मसाइल से जो है बचा जा सकता है। अपनी डाइट का ख्याल रखें और वो चीज़ें जो कि आपको ब्लोटिंग करती हैं, गैस्ट्रिक इशूज़ क्रिएट करती हैं, ख़ुद अंदाज़ा लगाएं और उसके बाद उसको अवॉइड करना जो है स्टार्ट कर दें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, मैं हूँ शाइस्ता रज़ा। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से कहते हैं आपको खुशामदीद। बात कर रहे हैं हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, किस तरीके से जो है ये आपको आपकी हेल्थ को जो है वो इफ़ेक्ट करता है और किस तरीके से अगर आपका लाइफस्टाइल बेहतर नहीं है तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी का मैकेनिज़्म किस तरीके से डिस्टर्ब होता है और उसके बाद आप किस तरीके से जो है वो परेशान हाल हो रहे होते हैं, उस पर हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे। ब्रेक के बाद भी हमें ज्वाइन किया है उमेर आहिल ने, जो कि नेट्रोपैथिक है, और साथ ही साथ रज़ा इलाही हैं जो कि हर्बलिस्ट भी हैं। इन दोनों को कहते हैं खुशामदीद और इनसे बात करके ज़रा मज़ीद जानते हैं कि किस किस तरीके से जो है वो हम ये कॉन्स्टिपेशन हो गई, डायरिया हो गया, ये तमाम तर मसाइल जो है इनसे जान छुड़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उमेर आहिल साहिबा, मुझे बताइएगा कि ये जो मसाइल का सामना करना पड़ता है ख़ास तौर पर ख़वातीन को, तो ख़वातीन को जो है इसकी वजह क्या होती है कि ये वाली मसाइल जो है वो ख़वातीन में ज़्यादा पाए जाते हैं? एक्चुअली देखो, मसला है कि ख़वातीन में सारे मसाइल ज़्यादा ही पाए जाते हैं। उसकी वजह है कि कहते कमज़ोर होती है औरत, या आसाबी कमज़ोरी जिसे कहते हैं, नर्वस सिस्टम वीक होता है, उसका नर्व्स वीक होती हैं, तो हर चीज़ उसके ऊपर हावी जल्दी हो जाती है। उनकी विल पावर कम होती है, उनकी बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। माशरती जो असरात है, पहलू है, उसके हवाले की वजह से, उस वजह से वो औरत जो है ना जल्दी किसी भी दबाव का शिकार हो जाती है। फिर दूसरी चीज़, स्ट्रेस का शिकार बहुत रहती है उसको, घर की, बच्चों की, अगर काम कर रही है तो बाहर की, बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं। तो ये जो इशू है, बीमारी कोई सी भी, अगर हम IBS की बात करते हैं तो ये एक ऐसा इशू है जो हमारे नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि ये साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी दोनों मिला के एक कहते हैं ना कि स्ट्रेस आपका स्टमक हो गया या नर्वस स्टमक हो गया, तो माइंड एंड स्टमक गट दोनों को मिला के जो है ये उसका जो कॉम्बिनेशन सही नहीं होता है, उसको प्रॉपर जो अलार्म नहीं मिलते, सिग्नल नहीं मिलते हैं, आप माइंड कुछ कह रहा है, बोल उसके साथ कनेक्ट नहीं है, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो ये बीमारी शुरू हो जाती है। दोनों के रास्ते अलग हो गए। तो इनको सिंक करने के लिए सबसे पहले जो है लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, फिर देन डाइट जो है, डाइट और फिर मेडिकेशंस। और अच्छा, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि उसके लिए कोई मेडिकेशन चाहिए। मेन चीज़ जो है वो आपकी डाइट हो गई, आपकी एक्सरसाइज हो गई। ख़वातीन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इसलिए कि अगर अल्लाह ना करे उनको ज़रा सा भी कुछ होता है तो उनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। ट्रू, ऐसे काम हो या कुछ भी, कि घर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो और स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं। अगर वो अपना लाइफस्टाइल नॉर्मल कर लेंगी, प्रॉपर कर लेंगी, कि उसको कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, कि रूटीन बना लें, अपनी डाइट का उन्होंने ख्याल रखना है कि वो कभी या तो ओवर ईटिंग कर लेती हैं, पूरे दिन का खाना एक साथ खा लेती हैं, या बहुत जल्दी में खा रही होती हैं तो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा है, या प्रॉपर च्यू नहीं कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, मतलब कोई एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिल के जो है वो IBS बन जाता है। अच्छा, जैसे हम देखते हैं नॉर्मली, अगर हम आज से कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो अक्सर लोग ये बात करते हुए हमें नज़र आते हैं कि पहले जो हमारी ख़वातीन हैं उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। अब जैसे अगर हम वर्किंग वुमेन की बात कर लें तो उसका तो वही रूटीन है जो किसी मेल का है कि सुबह 9 बजे ऑफिस पहुँचना है तो 7 बजे उठना है, तो भागम दौड़ी में नाश्ता किया, बस ढूंढनी है, तो वो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाती है आपकी। लेकिन वो ख़वातीन जो घर पर मौजूद होती हैं, पहले हमने देखा था सफाई कर रही होती थी, झाड़ू लगा रही हैं, फिर पोछा लगा रही थी, एक फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाया करती थी। अब चूँकि ये ट्रेंड चेंज हो गया है तो वो ख़वातीन जो बिल्कुल भी जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, अब वो घर रहते हुए फ़िज़िकल एक्टिविटी किस तरीके से क्रिएट कर सकती हैं कि वो हेल्दी रहें? देखिए, अब जो घर में ख़वातीन रहती हैं, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा मेहनत करती हैं, ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार होती हैं और ज़्यादा बिजी भी रहती हैं, कि उनको पूरी चीज़ें मैनेज करना होती है। अच्छा, वो मैनेज करिए, इट्स गुड, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पूरे जो मेड हेल्पर्स को देख रही हैं, सारे काम कर रही हैं, सब करवा रही हैं, बट उसमें आपने अपनी एक्टिविटी साथ में ऐड ऑन कर देनी, इंडल्ज हो जाना उनके साथ। आप बैठे बैठे जो काम करवा रही हैं उसमें कोई काम आपने खुद भी करना है, कि आपने वॉक आपकी होती रहे, और दूसरे के उस सेहत को मेंटेन करने के लिए जाते हैं जिम, ऐसे या वॉक की जगह तलाश करते हैं कि पार्क में जाना है, आप बिल्कुल ही सब कीजिए, लेकिन अपने घर में सुबह उठ के आपने बच्चों के साथ भाग दौड़ करनी है। बच्चों को छोड़ने, अगर स्कूल करीब है तो बच्चों को छोड़ने जाइए। आप उसके अलावा
चलते फिरते जैसे बैठे बैठे आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए, मतलब बिल्कुल आप अपनी बॉडी को लूज ना छोड़ें। आटा गूंद लीजिए, एक कमरे का पोछा लगा लीजिए, ऐसे ज़्यादा ना करें, लेकिन ये कि भाई आप कहेंगे आप फ़ायदा क्या, लेकिन आप अगर सारा घर मासी साफ़ कर रही है, आपकी मेट कर रही है, लेकिन एक कमरे का आपने झाड़ू पोछा कर लिया, सीढ़ियाँ दिन में 2 से 3 दफ़ा चढ़ लें, ऐसे तो ये बहुत आपको सपोर्ट करेगा। अच्छा, वैसे ही जैसे आप बात करिए ना कि पहले ऐसा होता था ना, कंप्लीट एक्सरसाइज, डस्टिंग कर ली, ऊपर चढ़ के कर रही हैं, पंखे साफ कर रही हैं, हाथों की एक्सरसाइज हो जाती थी, बहुत ज़रूरी है। फिर जो है वो स्टूल वगैरह के ऊपर चढ़ रही हैं, टांगों की एक्सरसाइज हो जाती थी, झाड़ू पोछा पूरी बॉडी की हो जाती थी। लेकिन अब ये चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी माइनस हो गई है हमारी लाइफ से। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, रज़ा इलाही साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लोग जो है ना जब इस तरह के उनको इश्यूज़ होते हैं, गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन कह लें या डायरिया कह लें, लोग ज़्यादातर जो है वो इन्हिसार कर रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो घर पे हो, और जैसे कोई फक्की हो गई या जैसे कोई आपस में मिक्स एंड मैच कर लिया, नीम गर्म दूध पी लिया या इसबगोल ले लिया, इनके बारे में मुझे बताइएगा कि इससे ये मसाइल जो है किस हद तक हल हो जाते हैं और किस तरीके से आप जल्दी जो है वो इनसे निजात हासिल कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपका टॉपिक है ना, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डिजीज़, एक तो ये डायग्नोज होने में ही इसको 6-7 साल लग जाते हैं। उसकी वजह ये कि जो पेशेंट है वो पहले तो हाजमे की दवाइयाँ लेते रहता है, कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ लेते रहता है, अच्छा कोई 40 mg कैप्सूल लेता रहता है सुबह खाली पेट, ठीक है ना, उसके साथ कोई टेबलेट ले लेता है, अच्छा फिर उसके साथ कुछ ड्रॉप्स आते हैं तो वो ले लेता है। ये फिर बार बार H. पायलोरी का टेस्ट होता है। देखिए, जो IBD है उसका टेस्ट होता है कोलोनोस्कोपी में, और जो H. पायलोरी है या वो ब्लड में और स्टूल टेस्ट में क्लियर हो जाती है। अच्छा, जो IBS है ना, ये क्लियर नहीं होता, इसका कोई टेस्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, वो ये है कि पेशेंट जो है वो हाजमे की दवाइयाँ खाते खाते आ जाता है पैनिक अटैक की तरफ। अब मरीज़ के साथ मल्टीपल फोबिया, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, पैनिक अटैक होना, घबराहट होना, कार्डिक फोबिया हो जाना, बार बार जो है उसको वहम होना, ECG करवा के बार बार आने के बाद भी ये तसल्ली नहीं होती कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, वो ट्रीटमेंट दे देते हैं लेकिन वो उसके बावजूद उसे तसल्ली नहीं हो पाती। तो बड़े अरसे के बाद जाके ये कहीं जाके ये तय होता है कि जी ये IBS है। अब IBS में भी इकसाम है कि IBS C है, तिब में हम इसे कहते हैं मुराक, पुराना जो लफ्ज़ है इसका वो मुराक कहते हैं, यानी पेट में एक गैस्ट्रिक स्ट्रेस रहता है, एक उफारे की कैफियत रहती है, शदीद तरह का कॉन्स्टिपेशन होता है, और उसके लिए जो आप कह रही हैं फकियाँ जब इस्तेमाल की जाती हैं, या फिर वो किसी भी एलोपैथी की हो, जो कब्ज़ कुशा दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, वो जो आंतों का बॉल मोमेंट होता है, जो आंतों में फैलाव और सुकड़ाव की कुव्वत है, उसको ख़त्म कर देती हैं, और गट के गुड बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मुसलसल आप कब्ज़ की दवाइयाँ या हाजमे की दवाइयाँ खा रहे होते हैं। अच्छा, लोग तो बड़ा ट्रस्ट करते हैं फक्कियों पर, हमारे यहाँ तो लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है ये बहुत अच्छी है, इसको खा लेते हैं और इसको खाने से 2 मिनट बाद मैं ठीक भी हो जाती हूँ। नहीं, ऐसे देखिए, एक है सिर्फ हाजम का इशू ना, हाजमे का इशू है ना, जिसमें आप फर्ज करें कि किसी को बदहज़मी हुई, कुछ ज़्यादा खा लिया ना, ये साशे ले आए, खोला पानी में डाला पी लिया ना, हाजमा हो गया। इस टाइप की फकियाँ भी है कि आपने खाई और वो डाइजेस्ट हो गया। एक तो ये तो सपोर्ट होगी ना मैदे के अंदर, वो यानी जाके लेकिन ये जो आपका टॉपिक है ना IBS, ये बड़ा बारीक सा है। अच्छा, इसमें देखें, एक तो आगे IBS C, फिर आ जाता है IBS D, जिसमें डायरिया का होना, यानी स्ट्रेस के साथ डायरिया होना, और दूसरा इसके साथ मल्टीपल फूड एलर्जीज हो गई, जिसमें लैक्टोज एलर्जी है, और क्या है अपना मीट एलर्जी है। इसके साथ ये कि एक ही खुराक बंदा खा भी रहा है, वो उसको हजम भी हो रही है, ठीक भी हो रहा है, लेकिन वही खुराक उसको लड़ भी रही है। अच्छा, अब पेशेंट ठीक है, मरीज़ ठीक है, अब 1-2 दिन उसके बड़े अच्छे गुजरे, अचानक उस पर एक प्रेशर आता है, जी आपने ना आज इंटरव्यू के लिए जाना है, आपका कहीं प्रोग्राम है, वहाँ जाना है। वो जैसे ही प्रेशर लेगा या सिचुएशन को किसी को ऐसी को फेस करने के लिए वो तैयार नहीं होगा और उसको डायरिया शुरू हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं IBS D, तिब में हम इसको बोलते हैं संग्रहणी। संग्रहणी। अच्छा, इसमें यह कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो है आपका, जो गट का वो लाइन
जो आपके ब्रेन के न्यूरोमीटर्स पे के साथ लिंक करती है, वो डिस्ट्रक्ट है। ठीक है जी, हम जो है वो बात कर रहे हैं इस मसले पर, जिस तरीके से हमें बता रहे हैं रज़ा इलाही साहब कि ये बड़ी एक बारीक सी चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है, और आपको पता भी काफ़ी अरसे बाद चलता है। तो फिर इसके लिए तो बड़ा ज़रूरी है कि आपका लाइफस्टाइल शुरू से ही हेल्दी और बेहतर हो, ताकि आपको इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े। और भी बात करेंगे, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आईबीएस के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें कि किस किस तरीके से जो है ये हो रहा होता है, और किन किन वजूहात की बिना पर हो रहा होता है, और किस किस तरीके से इसकी रोकथाम मुमकिन है। क्योंकि बड़ा ज़रूरी है ये कि आपको पता हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो इस चीज़ का बड़ा फुकदान है कि हम जो है ना, हमें कोई भी चीज़ पता चलती है तो ना हम उसकी रिसर्च करते हैं, ना हम उसको क्रॉस चेक करते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं इस शख्स को फॉलो करता हूँ, इस शख्स ने मुझे ये बात कह दी है, तो अच्छा ये बात कर रहा है तो सही बात कर रहा है, अब मैं ये कर लेता हूँ। और अगर हम दोस्तों में बैठे हो तो हम कहते हैं अच्छा इसने ये किया था, इसके साथ ये हो गया था, तो अब मैं भी करूँगा तो ये हो जाएगा। जैसे हम अपने प्रोग्राम में भी बात करें कि ज़रूरी नहीं है कि एक ऐसी चीज़ जिसने किसी और को फ़ायदा दिया है वो चीज़ मुझे भी फ़ायदा दे, हो सकता है वो चीज़ मुझे नुकसान दे रही हो। अब मुझे बताइएगा उमर आइन साहबा, जिस तरीके से लोगों का आजकल एक ये भी कह लें ट्रेंड है कि आप जो हैं वो वेट लॉस जर्नीज़ में जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस में जाते हैं, जहाँ पर आप जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से तमाम तर चीज़ों को बिल्कुल माइनस कर देते हैं। उसका इफ़ेक्ट बाद में क्या होता है जब आप अपना टारगेट पूरा कर लेते हो? देखिए, अब मैं सिर्फ आईबीएस को रख के बात करूँगी, वरना तो बहुत बुरे जिसके ना इफ़ेक्ट्स आते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कहना चाहिए कि बाल ख़त्म हो जाते हैं, स्किन सैग कर जाती है, बॉडी एक जनरल वीकनेस का शिकार हो जाती है। लेकिन मेन जो कॉज है कि आपका स्टमक डिसऑर्डर या आईबीएस जो है वो आपका साथी बन जाता है, और ज़िंदगी उसमें गुजर जाती है कि हमें कॉन्स्टिपेशन है, या हमें लूज मोशन है, हमें एश पायलरी है, या हमें कोई एलर्जी है, या हमें आईबीएस है। आपकी ज़िंदगी इसमें गुजर जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। आज डॉक्टर ये कह रहा है, अब ये टेस्ट हो रहा है, आप इंडोस्कोपी करवानी है, अब ये इलाज करवाना है, अब ये दवा खानी है, ये हकीम, ये हर्बलिस्ट, ये नेचुरोपैथ, ये डॉक्टर, ज़िंदगी गुजर जाएगी। पेट अपनी जगह वैसे बेचारा परेशान रहेगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि आप बिल्कुल वेट लॉस जर्नी हेल्दी वे में आप वेट लॉस कीजिए, कोई बुराई नहीं। फाइबर को अपनी ज़िंदगी से कभी ना निकालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्टमक की, आपकी गट की हेल्थ के लिए। प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स की हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनका स्टमक कंट्रोल में नहीं रहता। आप देखो कुछ साल पीछे, अभी भी आपने कुछ साल पहले पीछे चले जाओ तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी। बिल्कुल, ख़वातीन अगर मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं, तो मेहनत अभी भी कर रही हैं, बट ठीक है डाइट का ख्याल नहीं कर रही हैं। अब बहुत सी ख़वातीन आती है, हम झाड़ू पोछा भी खुद लगाते हैं और सारे काम भी करते हैं, लेकिन हम सही नहीं रहते। क्या तो वज़न बहुत बढ़ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा। सब कुछ कीजिए या कुछ भी नहीं करें, आराम करें, सिर्फ ट्रेडमिल पे आपने थोड़ा सा अपने टाइम गुजारना है, बट अपने रूटीन के खाने के टाइमिंग्स आपने प्रॉपर करने। अदरक, पुदीना, सौंफ, दालचीनी, ये हमारे घरों में होता है। इसबगोल, दही, इनको अपनी ज़िंदगी में हमेशा शामिल रखिए। और आप ये कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लगा आपने पुदीने का कहवा बना के पी लिया, कुछ भी नहीं, अदरक का कहवा बना के पी लिया। मौसम चेंज हो रहा है, बाकी चीज़ों के साथ साथ ये आपके पेट को ही तमाम चीज़ें फ़ायदा देंगी। खाने का मसला, आपको लगता है खाने के बाद गैस बनती है, आप अदरक का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। आपको लगता है कि जी बर्पिंग ज़्यादा होती है, डकारें आती हैं, खाना हज़म नहीं होता, बदहज़मी वाली कैफियत होती है, एक भारीपन होता है, सौंफ का कहवा बना लें, सौंफ को भिगो दें, वो आप पी लीजिए, या सौंफ को भून के रख लें, दिन में 1 से 2 दफ़ा खा लीजिए। ये वो छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम रूटीन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ग्रीन टी पी रहे हैं, उसमें आपने थोड़ा सा अदरक डाल दी, आपने दालचीनी डाल दी। अच्छा, कि वैसे आप जो बात करी ना, मैंने अक्सर लोगों को देखा भी है कि मेरे घर में भी खैर ही होता है कि ये चूँकि अब्बू ही मेरे मामलात कर रहे होते हैं, उनको कोई भी खाना दो आप, कोई भी सालन दो आप, तो वो आखिर में कहते थे कि अच्छा ठीक है, सालन के साथ मुझे ना अदरक ला के दे। बहुत अच्छा करते हैं। अब वो कहते हैं खाने के बाद जो है ना वो अदरक खाना है, क्योंकि अदरक बड़ा अच्छा होता है, आपके डाइजेशन में बड़ी आपकी हेल्प करता है। अब जैसे आपने बात की ना, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि रोज़ाना सुबह की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, सुबह के मसाइल बहुत हैं। कुछ लोग बहुत देर से उठते हैं, कुछ लोगों को अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि शौक से कोई नहीं उठता है। तो क्या करना चाहिए, क्योंकि जल्दी में सुबह आप नाश्ता कर नहीं पाते हैं, सुबह 7, 8, 9 बजे, जिस तरह अगर आप शहर कायद की बात करें, आप लोग नाश्ता नहीं कर पाते।
कुछ लोगों का ये होता है कि आप ऐसा करें 8-10 घंटे मत खाएं, आप ऐसा करें इंटरमिटेंट फास्टिंग पे भी चल रहे होते हैं, जो फास्टिंग पे चल रहे होते हैं, या कुछ लोग कह रहे होते हैं गर्म पानी का इस्तेमाल करें। आप गर्म पानी भी जो है वो इस तरह के कॉन्स्टिपेशन और इस तरह के मामलात में आपको फ़ायदा देता है। मुझे बताएं सुबह क्या ऐसी चीज़ें जो आप कर लें, ये ब्लोटिंग वाले मामलात हो गए या इस तरह के कॉन्स्टिपेशन वाले मामलात हो गए, ये आपके सॉर्ट हो सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ शायस्ता कि ये तो हमारी नाहली या काहली है कि हम सुबह को अवेल नहीं कर रहे हैं, वरना तो सुबह उठने बड़ा बहुत बड़ा टाइम है, हम तो आधा दिन गुजार के ज़िंदगी शुरू करते हैं। अगर करते हैं तो नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए, हमेशा कहा गया, और जो शाहों की तरह नाश्ता करते हैं अपने दिन का स्टार्ट अच्छा करते हैं। मैं इतने बड़े भाषण दे रही हूँ, मैं खुद नाश्ता करके नहीं आई हूँ लेकिन मेरा जो नाश्ता शाहों की तरह करते हैं वो उनका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। लेकिन होता पता है क्या है, आपको गाड़ी स्टार्ट करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, आप कितना धक्का लगाएंगे गाड़ी को। अच्छा, उसमें कुछ भी नहीं करें, आप एक सुबह एक सेब खा सकते हैं, आजकल सेब बहुत आए हुए हैं, एक अदद आड़ू गाड़ी में बैठ के चलते फिरते खा सकते हैं, ये तो ईजी हम लोग ये कर रहे होते हैं। एक बॉयल अंडा तो खा ही सकते हैं। आप खुद काम कर रही हैं, आप सुबह उठी, जब तक आप तैयार हो रही अंडा बॉयल हो जाएगा, वो चलते फिरते खा लिया जाता है। और जिनके पेट का मसला है, जिनको जो वेट कॉन्शियस भी है, उनके लिए मैं बहुत अच्छी सी चीज़ बताऊँ, रात को चिया सीड्स जो हैं या तुख्मे बालंगा ले लें, लेकिन चिया सीड्स ज़्यादा अच्छे होते हैं कि इसमें फाइबर एंड प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। आप आधा कप पानी में भिगो दीजिए, ठीक है, उसके बाद वो सुबह तक फूल जाएगा, एक बड़ा चमचा उसमें डाल दीजिए। अब आपको अगर दूध सूट नहीं करता, दूध है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दही के अंदर भी आपने एक प्याली दही के अंदर मिक्स किया, जो भी सीजनल फ्रूट है वो उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। सीरियल्स होते हैं लाइक आपके जो फ्लेक्स वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं नट्स के साथ, वो उसमें एडिशनल हो सकते हैं। आपने एक बोल बना लिया, अगर आप ये खा लेते हैं, आप लिख लीजिए, एक आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी, आप कभी ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, और स्टमक का जो इशू है वो ये वाला काम मैंने अभी भी शुरू किया है और ये बहुत है, ये वाला काम मैंने अभी अभी शुरू किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन देखना ये है कि कितना फ़ायदा देते हैं, कि बड़ा ज़रूरी है तमाम तर चीज़ें आपकी, क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ना कि आप एक मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आप उस तरीके से उसको हल करते हैं कि 3-4 मसले आपके और पैदा हो जाते हैं। आप जैसे उमर आइल साहब भी बता रही थी कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से आप जो है वो इन तमाम तर चीज़ों से बच सकते हैं। आप मुझे बताएं रज़ा इलाही साहब कि किस तरीके से, साहिबा ही बना दिया मैंने को साहब, किस तरीके से जो है वो नाश्ता ज़रूरी है, किस टाइम पर जो है वो आपने खाना बंद कर देना है, क्योंकि अक्सर एक आ जाता है कि फ्रूट्स, लोगों के परसेप्शन है कि फ्रूट्स चूँकि हेल्दी होते हैं, आप रात के 10 बजे भी खा लें, आप रात के 2 बजे भी खा लें, वो कहते हैं ये तो हेल्दी हैं, लेकिन फिर ये होता है कि आप हर फ्रूट का एक टाइम होता है। क्या क्या चीज़ें जो आपको लगता है कि खानी चाहिए, अपने खानों में ऐड ऑन करनी चाहिए, तो आप IBS से बच सकते हैं? जिस तरह से डॉक्टर साहिबा फरमा रही हैं कि इसमें दही का इस्तेमाल जो है, अगर जिन लोगों की लाइफ में है, वो काफ़ी हद तक IBS-D से बच सकते हैं। अगर IBS-D का शिकार हुए तो भी काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है, क्योंकि होता यूँ है कि जिस तरह हमारा लबलबा या पेनक्रियास इंसुलिन को बॉडी के अंदर बैलेंस करता है, शुगर को बैलेंस करता है, इसी तरह से जो हमारी छोटी आंत है उसमें एक जो केमिकल बनता है उसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन वो है जो आपके ब्रेन के न्यूरोमीटर्स पे काम करता है। अच्छा, जब सेरोटोनिन छोटी आंत में, जब ज़ाहिर है IBS-D में गड़बड़ होती है, IBS में आंतों में ही, तो उससे क्या होता है कि आपके जो ब्रेन के न्यूरोमीटर्स है, डोपामिन, सेरोटोनिन, सर्ट्रालिन, इस तरह की जो चीज़ें ये डिस्टर्ब होते हैं केमिकल। ये जो केमिकल जब डिस्टर्ब होते हैं तो इंसान पैनिक अटैक होना शुरू हो जाता है। तो दही के अंदर एक कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने ये खसूसियत रखी है कि इससे आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं ना, खुश रहने वाले, वो अच्छे रहते हैं, और जो स्ट्रेस लेवल है आपका वो कम होता है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये होता है कि जिसमें हम देखिए हर किसी को उसकी जो वक्त गुजारी है ना, अब देखिए हम गाड़ी में बैठे ऐसी, यहाँ काम कर रहे हैं तो ऐसी, ऑफिस में गए तो ऐसी, अब ऐसी की तैसी। अब वजह यह है कि अब हमें जितने वो चाहिए कैलोरीज, जितना फ्यूल हमारी बॉडी को चाहिए हम उतना लें। रोटी है, ये समझें कि मजदूर की खुराक है, एक लेबर की खुराक है, जो इतनी कैलोरीज लेता है वो सर्व करता है, पसीना निकालता है। और जैसे डॉक्टर साहबा फरमा रही है कि अंडा, फ्रूट, नट्स, ये हम जैसे लोगों के लिए ठीक है, जो या आरामदा लाइफ जो गुजारने वाले लोग हैं उनके लिए ये ठीक है। बाकी अगर आपने
पुरखोरी करनी है तो देख रहे हैं कि फैटी लीवर के इशू बढ़ते जा रहे हैं। यही जैसे आप फैट डिपॉजिट होता जा रहा है। बात कर रहे हैं ना कि किस तरीके से हमारे मुल्क में बात कर लें और हर दूसरा शख्स जिस तरीके से परेशान है, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जो आपके साथ होते हैं और आपको अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से पता नहीं होता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस कदर बिजी हैं कि हमें ये होता है कि ये काम कर लें, वो काम कर लें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो आपकी सेहत है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। तो आपने जो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना है, अपनी टाइमिंग्स, अपनी जो खुराक की टाइमिंग्स है उसको बेहतर करें, जल्दी उठें, जो कि मैं खुद नहीं उठती हूँ लेकिन कोशिश करें कि जल्दी उठें आप, ताकि जो है आपके पास एक प्रोडक्टिव डे हो और आप अपने दिन को अच्छे तरीके से जो है गुजार सकें। हमारे साथ रज़ा इलाही साहब और उम्मे राहील साहिबा मौजूद थी। मुझे लगता है जो नाश्ता नहीं किया ना, ये उसके नताइज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जिस तरीके से तमाम तर चीज़ें थी अपनी लाइफ में जो है, अपने लाइफस्टाइल में उन चीज़ों को शामिल करें जो कि आपके लिए हेल्दी हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। सिटी 10 से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।